हो सकता है दिन के दौरान कुछ हद तक क्लैरिटी आए, लेकिन उसके लिए ग्लूड रहे अपनी स्क्रीन के साथ। सीएनबी से आवाज का आज का फ्राइडे का मॉर्निंग पैनल अब आपके स्क्रीन पे आता हुआ आपको नजर आएगा। टॉप कॉल्स के साथ शुरुआत करो। डॉक्टर साहब प्लीज स्टिंग प्ले आउट करिएगा और दिखाइए सबसे पहले गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर गुड मॉर्निंग, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। गाबा सर आज का प्रेफर्ड ट्रेड। ग्रीटिंग्स आप सभी को भी, हम सभी को ग्रीटिंग्स है। सेंटा तो स्टूडियो में आ गया लेकिन मार्केट रैली में नहीं आया। लेट्स सी, अब शायद एक दिन और भी बाकी है। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है शॉर्टिंग आइडिया टुडे, और वो है एचयूएल, मेन लाइन एचयूएल इंडेक्स बेस्ड। इसका चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है थोड़ा फटीग नजर आता है ऑन द अपर रीजंस, और कल थोड़ी गिरावट भी देखी। ट्रेड करा है एचयूएल करीब 2642 पर। स्टॉप होना चाहिए 2660। यस, 2660 का स्टॉप लगा कर चले। 2642 पे है, पॉसिबिलिटी है एक स्लाइड हो यहां पर। अगर ऐसा कुछ होता है तो 2600 भी पॉसिबल है। एचयूएल शॉर्ट। ओके, एचयूएल में बिगवाली करने का कॉल। चार्ट्स में गाबा सर कह रहे हैं फटीग नजर आता है, प्रेशर माउंट हो सकता है। अमित सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब आज का प्रिफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मुझे आइशर मोटर का चार्ट वीक लग रहा है। आइशर मोटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसने अपना लास्ट स्विंग लो भी ब्रेक किया है। स्टॉक मुझे लगता है जिस हिसाब से इसमें प्रेशर है और कल जिस हिसाब से हुआ है, एडिशन हुआ है, प्रोबेबली ये 200 डेमा की तरफ जा रहा है। दिस स्टॉक इज हेडिंग फॉर दैट। तो फ्यूचर्स में इसका प्राइस 3220 रुपए का है। इसे सेल करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3140, और स्टॉप लॉस मेरा लगभग रहेगा 3260 रुपए का। आयशर मोटर्स याद रखिएगा, ऑटो स्पेस में जो स्टॉक कल कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को वॉलेट कर रहा था और जहां शॉर्टिंग सबसे ज्यादा थी उसमें से आपका आयशर मोटर्स भी शामिल था। राजेश पालवे जी गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल आज के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कन्विक्शन कॉल ट्रेड पे शॉर्ट साइड पे रहेगा, और उसमें ऑटोमोबाइल में हमें लगता है कि वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे M&M फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉक में देखे तो जो पिछले दिनों में एक सप्लाई देखने को मिला, स्टॉक अपने 50 डे 100 डे नीचे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में जो ब्रेकडाउन हुए हमें लगता है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं M&M फ्यूचर के लोअर साइड के टारगेट करीब 1200 से लेके 1190 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1255 के आसपास। अच्छा, राजेश पालवी जी की कॉल है। M&M दिसंबर फ्यूचर्स शॉर्ट है राजेश जी? शॉर्ट करने के साथ सेल बिल्कुल जमाने बाद याद रखिएगा। कल M&M ने अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा अच्छा एक काम करिएगा जरा, राजेश पालवे जी को और आशीष को दोनों को मेरे इर्द गिर्द रखिएगा। मैं बीच में होऊंगा, इर्द गिर्द ही होंगे। ऐसे नहीं दिख रहा, क्या दिखाना चाहते हैं? लग रहा है दर्जी भी एक है और थान भी एक ही है, टाई का भी है, का मामला है ना भाई। टाई भी एक ही है, पॉकेट स्क्वायर भी एक ही है, सूट का कलर भी एक है, कमीज का कलर भी एक है, दर्जी भी एक है और थान भी एक है। कैसे हो गया ये भोपाल की कौन सी शॉप से खरीदा था आपने? इंदौर भोपाल वाले मिलकर बीच में सीवर में जाके खरीद लिए थे साथ में। गजब मैचिंग है भाई, गजब मैचिंग है। लग रहा है आप भी छुट्टी पे जा रहे हैं क्या राजेश पालवे? वो भी फेस्टिविटीज को एंजॉय कर रहे हैं। वीरेंद्र जी यही है, हम आपके साथ ही रहेंगे। चलिए बिंदास बिंदास सर। आपका M&M शॉर्ट है आज के लिए? कल गावा जी ने वैसे शॉर्ट कॉल दिया था M&M पे, मुझे खबर आपने दिया था ना कल? जी हाँ, बीटी एसटीबीटी दिया था। वो शॉर्ट कह रहे थे मुझे दर्द बहुत हो रहा है M&M शॉर्ट करते वक्त। पर आपने सिखाया था भावनाओं को अलग करो। लेकिन दर्द हुआ था बहुत। दर्द हुआ था, कोई बात नहीं सर, अगली गाड़ी शॉर्ट से क्या पता आ जाए, है ना? अगली गाड़ी थोड़ा फिर तो लेम्ब्रेटा आएगी। लम्ब्रेटा लीजिए एक बार। गाँव से अच्छे लगेंगे लेम्ब्रेटा में, बांड्रा के सीलिंग पे घूमते। एक्चुअली लेम्ब्रेटा मेरे डैड की फर्स्ट स्कूटर थी। हमारे स्कूटर का नंबर था MRA 869, ये ध्यान है मुझे, हमारे पास थी। बिल्कुल। चलिए, अच्छा राजेश शतपथी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कन्विक्शन कॉल आपका आज का। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, नजर है फार्मा पे और थोड़ा डिफेंसिव प्ले ही करूंगा। 18,050 मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर निफ्टी इसके आसपास भी आता है तो घूम जाएगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यू जो है ये बाय ऑन डिप का है, तो आज मैं डिविज लैब पे ध्यान रखूंगा। परसों के दिन यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था, ये 50 DMA के ऊपर क्लोज हुआ था। कल का दिन ऑब्वियसली बाजार में जो वोलेटिलिटी थी उसके चलते पूरा फर्मा जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते कि दब गया, न्यूट्रल हो गया।
तो यहाँ पे डिवीज लैब की अगर बात करें तो 3490 का इसका परसों का क्लोज, कल का क्लोज है। ब्रेकआउट लेवल है 3460 जो इसका 50 डीएमआई है। तो आज अगर हमें खुलते ही 3460 के आसपास मिले तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो बाय करें डिवीज लैब अबाउट 3460, स्टॉप लॉस रहेगा 3430 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा कम से कम 3560 का। एक लौता अब तक का बाय कॉल आता हुआ, वो भी फार्मास्यूटिकल स्पेस से। सतपुते साहब कह रहे हैं दिवीज लेबोरेटरीज को खरीदा जा सकता है। ये हो गए सारे आज के ट्रेड के लिए आज से प्रेफर्ड पिक्स। अब आपको आपकी स्क्रीन पे पार्थिव शाह साहब भी नजर आ रहे हैं अहमदाबाद से जुड़ते हुए। पार्थिव हाय, गुड मॉर्निंग। पार्थिव, आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा कॉल है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीडियो जी, हमारे पैनलिस्ट और सब व्यूअर्स। और आशीष जी एक चीज बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे क्रिसमस का बहुत जोरों से सेलिब्रेशन होता है ड्राई वे में। सो आज का मेरा स्टॉक रहेगा सिप्ला। देखिए डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल एज ए सेक्टर काफी अवॉइडेड था काफी टाइम से, बिकॉज एक टाइम था जब कोविड के वक्त ये सेक्टर बहुत लाइमलाइट में आया था, और सिप्ला जैसी कंपनी जिसके पास बहुत बड़ा रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो है वो भी लाइमलाइट में आया था। उसके बाद एक्स ऑफ कोविड जो अभी वापस हम लोग चैटर सुन रहे कि वापस बढ़ने की कगार पे है, तो नॉट ओनली दैट रैशनल, लेकिन कोर फंडामेंटल्स की भी मैं बात करूं तो सिप्ला में इसलिए पसंद है। एक तो उनकी रेस्पिरेटरी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, दूसरी बात जो उनकी यूएस के अंदर जो भी उन्होंने रिसेंट लॉन्चेस किए वो लिमिटेड कंपटीशन वाले इंजेक्टेबल्स है, और वहां पे भी हमने देखा है कि मतलब जो अपॉर्चुनिटी साइज है करीबन $200 मिलियन के आसपास है। सो यूएस पोर्टफोलियो इज डूइंग वेरी गुड, रन रेट ऑफ $96 मिलियन पर क्वार्टर। प्लस हमने देखा है कि उनके जो ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट्स है जैसे अल्बिट्रॉल है, वहां पे उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, कॉम्पिटिटर्स लाइक यूपिन से उनका मार्केट शेयर बढ़ा है, तो वहां पे भी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी और सटीक है। फिर मेरा मानना है कि जो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो है वहां पे भी बहुत अच्छे नए लॉन्चेस ये कंपनी कर रहा है। तो अगर मैं देखने जाऊं तो ये कंपनी ने बहुत स्मार्टली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और लाइसेंसिंग और इन लाइसेंसिंग खुद के भी लाइसेंसेस काफी उन्होंने लॉन्च किए, तो उससे आगे जाते हैं जो हाई ग्रॉस मार्जिन वाला रॉयल्टी इनकम है वो भी उनके लिए बढ़ेगा। प्लस अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो कैश रिच बैलेंस शीट है, और डिस्पाइट ऑल द एक्विजिशंस दैट दे हैव डन आज की तारीख में 4000 करोड़ के पास उनके पास कैश बैलेंस है। तो आगे जाते कोई नई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पे भी बड़ा फायदा रहेगा। और हमारा ऐसा मानना है कि अभी चाइना में जिस तरह की स्थिति है वहां पे ड्रग्स की शॉर्टेज है, और रेस्पिरेटरी रिलेटेड पोर्टफोलियो जिसके पास स्ट्रांग होगा वो आने वाले साल में बहुत ही बेहतरीन करेगा, नॉट ओनली फॉर द फ्लू सीजन बट इवन कोविड के जो रीवेव्स आते रहेंगे। तो उस लिहाज से सिप्ला जो अभी कोट हो रहा है करीबन 28 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 4 साल में इजीली अर्निंग्स 18% कैगर से ग्रो हो सकते हैं। तो उस लिहाज से एक सेफ कंपाउंडर हो सकता है ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में, तो सिप्ला मेरी बेट नहीं है। सिप्ला है पार्थिव का प्रेफर्ड पिक। ये वो स्टॉक है जिसका सबसे तगड़ा कोविड रिलेटेड पोर्टफोलियो है, तो शायद सही समय, इसीलिए थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस भी ऑफ लेट पार्थिव मान रहे हैं इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो पार्थिव आपने क्या कहता है, अहमदाबाद में जोर शोर से सेलिब्रेशन हो रहा है ड्राई वाला, ड्राई वे में सूखा सूखा जा रहा है सेलिब्रेशन। ये ऐसा फिर मतलब ड्राई वे मतलब रम केक भी नहीं बनता क्या अहमदाबाद में? वो एक्चुअली सब कुछ पॉसिबल है लेकिन ऑफिशियली नहीं है। रम केक में भी शो होता है क्या? पता मैं बोल रहा हूं सब कुछ पॉसिबल लेकिन ऑफिशियल वे में नहीं है। केक नहीं, लिक्विड केक भी होता है। गोलगप्पे में भी डल जाता है आजकल, तो गोलगप्पे भी हो सकता है। चलिए, अच्छा आज के टॉप जो कॉल्स हैं उनको रैप कर रहा हूं। फार्मास्यूटिकल से बुलिश है एक्सपर्ट, लेकिन जो बाकी स्टॉक्स हैं पहले वो लेकर आता हूं। गाबा सर ने HUL पे एक सेल कॉल दिया है, क्लियरली मेंशन करते हुए चार्ट्स पे थकावट नजर आ रही है। 2660 के स्टॉप के साथ अप्रोच करिए। आइशर मोटर्स, अमित सेठ साहब का आज का एक सेल आइडिया नहीं, आइशर मोटर्स अमित से, आइशर मोटर्स में उनका कहना था कि वो कुछ लोज ब्रेक कर रहा है। 3260 का स्टॉप है, 3140 के टारगेट्स। M&M जो है वो पालविया साहब का, कल गाबा सर ने STBT दिया था तो आप बढ़िया, कल जाते आते वीकनेस बढ़ रही थी, आज पालविया साहब ने भी ठोकने का कॉल दे दिया है। 1255 के स्टॉप के साथ बेचने का मान। 2 फार्मास्यूटिकल पिक्स, एक ट्रेडिंग के लिहाज से सतपुते साहब की दिवीज लेबोरेटरीज 3430 के स्टॉप के साथ खरीदना है, और एक फार्मा दिग्गज सिप्ला, ये पार्थिव और उनकी टीम की तरफ से एक फंडामेंटल बाय कॉल। आज के लिए नहीं, लेकिन कोई भी गिरावट कोई भी इन आसपास के लेवल्स पे मिल रहा है तो एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढेगा, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स देने का दम का।
हो गए टॉप कॉल्स। हर्षदा आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो कल वो जो हमारा जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसकी तरफ से जो आउटकम सामने आए उस पर स्ट्रीट का फोकस होगा। खराब बाजार में एक तबका हो सकता है शायद जो कुछ बेहतर करके दिखा दे। हर्षदा अपडेट्स क्या है पहले तो ये बताएं। तो 84,328 करोड़ के अप्रूवल्स को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियरली अप्रूवल दे दिया है। अब इन स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। खास बात यह है कि 97% जो प्रोक्योरमेंट होगा वो इंडिजीनियस सोर्सेस से होगा, यानी कि भारत में बनाए हुए आइटम्स को ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पहले प्रेफरेंस देगा सोर्स करने की। अब इसमें कुछ खास प्रोडक्ट्स है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, दूसरी ऑटो कंपनियां ये बनाती है, उस पर आप ध्यान दीजिए। साथ ही साथ लाइट टैंक्स एंड माउंटेड गन सिस्टम में भारत फोर्ज, एलएनटी, बीएल जैसे प्लेयर्स है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। नेवल एंटी शिप मिसाइल्स में बीडीएल एक सबसे बड़ा प्लेयर है तो उस पर आपने ध्यान देना है। इसके अलावा मल्टीपर्पज वेसल्स और ये प्राइमरीली गार्डन रीच, मजगांव जैसे प्लेयर्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। और हाई इंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, मजगांव डॉक के हाथ में इनफैक्ट बड़े ऑर्डर्स लगे हैं। वो स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट को बना रहा है डीआरडीओ के साथ मिलकर। और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में मजगांव, गार्डन रीच, कोची शिपयार्ड, एलएनटी जैसे प्लेयर्स। तो बेसिकली डिफेंस से जुड़ी हुई सभी कंपनियां आप रेडार पर रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये ऑर्डर लगते हुए दिखाई देंगे, या फिर किसी के हाथ अगर बड़ा ऑर्डर आया है तो उनके साथ साझेदारी में उन ऑर्डर्स को ये क्लियरली बनाते हुए दिखाई देंगे या फिर उसमें काम करते हुए दिखाई देंगे। तो यूजुअल सस्पेक्ट्स में आप हाल, बीडीएल, ऑफ कोर्स सारी आपकी शिपिंग कंपनियां और साथ ही साथ बीएल, भारत फोर्ज, एलएनटी जैसे स्टॉक्स पर भी ध्यान दीजिए। लंबी लिस्ट है ये सारे स्टॉक्स, क्योंकि लार्जली 84,000 करोड़ रुपीस प्लस का जो प्रोक्यूरमेंट होना है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इंडिजिनियसली घर में बनाए हुए इक्विपमेंट्स एक्वायर करे जाएंगे। 97%। पार्थिव, बहुत सारे नाम हर्षद ने मेंशन करे, कोई भारत फोर्ज से लेकर लार्सन एंड टूब्रो से लेकर कोई बीडीएल, गार्डन रीच वगैरह। आप लोग के लिए सबसे प्रेफर्ड डिफेंस प्ले कौन सा है? स्पेस अट्रैक्टिव है, लगातार अच्छा उछाल, अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, लेकिन आज के दिन किसी एक आध डिफेंस स्टॉक में एंट्री करनी है, सबसे प्रेफर्ड प्ले प्योरली डिफेंस के लिहाज से। आई थिंक डेफिनेटली आशीष जी, एक चीज है कि प्योरली डिफेंस के लिहाज से ज्यादातर चॉइसेस एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से ज्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में है। तो उस लिहाज से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारा फेवरेट स्टॉक रहेगा। उसका रैशनल में देता हूँ। जनरली डिफेंस में बहुत जरूरी ये देखना कि कंपनी के पास कितने पोर्टफोलियोज है, कितने अलग अलग वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है। नो डाउट काफी स्पेशलाइज और भी डिफेंस कंपनीज है, जैसे कि एचएल है, जैसे कि बीडीएल है, कि जो इधर मिसाइल्स में काम करती है या जो हेलीकॉप्टर्स या फाइटर प्लेन्स में काम करती है। लेकिन बीएल के अंदर अच्छी बात यह है कि दे आर हैविंग अ फैंटास्टिक पोर्टफोलियो ऑफ रडार सिस्टम्स और काफी ऐसे प्रॉक्सीज, पेरिफेरल्स बनाते हैं कि जो जाता है काफी एंड प्रोडक्ट के अंदर। और यहाँ पे हमने देखा है कंसिस्टेंटली बीएल जैसी कंपनी अच्छे मार्जिन पे काम करती है और उनकी वर्किंग कैपिटल ज्यादातर स्ट्रेच नहीं रहती है। तो ऑर्डर बुक बहुत ही तगड़ा है और इनके पास क्षमता रहती है कि नया आरएनडी करके नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिजीनियस जो स्पेंडिंग हो रहा है और डोमेस्टिक कंपनी से जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफेंस में भी आने वाले 2 से 3 साल में रेलवे जैसा हाल होगा कि ऑर्डर तो बहुत तगड़े होंगे लेकिन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं होगी। तो उस लिहाज से बीएल के पास क्षमता है कि उनकी कैपेसिटी बढ़ा सके। काफी जॉइंट वेंचर्स भी उन्होंने किए जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी टाइप्स उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि बीएल शुड बी द स्टॉक जो आने वाले 2 से 3 साल में यहां से भी इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कुछ फंडामेंटली चुनना है तो यह है ट्रेकॉम की सबसे प्रिफर्ड पिक आप लोगों की स्क्रीन पे। वैसे सारे स्टॉक मूड बाजार का गड़बड़ है, देखते हैं आज किस तरह के अपटिक से दिखा पाते हैं। उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट से जो चलेंगे स्टॉक्स या जो पिटने लगे, ईदर वेज उन पे बातचीत कर ली जाएगी। ये सब एडेड हम लोग की स्क्रीन पे, आप भी ऐड करके रखिएगा ये सारे स्टॉक्स। डिफेंस से मूव कर रहा हूं फार्मास्यूटिकल्स की तरफ। और फार्मा एज अ स्पेस आपने देखा होगा इस कोविड टाइम्स में कुछ अच्छा आउट परफॉर्मेंस। आज भी एक्सपर्ट्स के टेक्निकल फंडामेंटल अगर बाय साइड के कॉल्स आए तो फार्मास्यूटिकल पे आए। खबरें भी कई सारी है स्पेस में। हर्षदा, फार्मास्यूटिकल्स हरकत में?
जी हाँ, आज सुवेन लाइफ साइंसेज या फिर सुवेन फार्मा रेडार पर रहेगा। आपको याद होगा नेटवर्क 80 ने पहले भी रिपोर्ट किया है कि प्रोमोटर्स हिस्सा बेचना चाहते हैं, कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स में आज रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि एडवेंट दरअसल फ्रंट रनर है इस पर्टिकुलर रेस में, जहां पर एडवेंट नेगोशिएट कर रहा है 51% हिस्सा प्रोमोटर से खरीदेंगे, करीब करीब 6000 करोड़ के लिए। एडवेंट एक ओपन ऑफर भी लेकर आ सकता है, बाकी एडिशनल 26% के स्टेक के लिए। प्रोमोटर्स के हाथ याद रखिएगा, सुवेन फार्मा का 60% का स्टेक है और उसमें से लार्जली वो अपना मेजॉरिटी स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे अगर ये डील साबित होती है। ये अखबारों में रिपोर्ट छपी है, तो स्टॉक आप रेडार पर जरूर रखें। इसके अलावा अजंता फार्मा कल की बड़ी ब्लॉक डील में जहां पर प्रोमोटर्स ने हिस्सा बेचा है, प्रोमोटर्स की तरफ से अपडेट ये आया है कि लार्जली ये प्राइवेट बिजनेस को फाइनेंस करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये स्टेक ऑफलोड किया। लोन रीपेमेंट, स्पेशली जो प्लेड शेयर थे उसके सामने जो लोन्स लिए थे उसको रीपे करने के लिए इन्होंने स्टेक भी ऑफलोड किया है। लेकिन इस सबके बीच जो दिलचस्प बात यह है, जिस तरह के नाम निकल कर आए हैं, और इसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का नाम, अडिया का नाम निकल कर आया है एज अ पार्टी। करीब आधे % तक की हिस्सेदारी, 0.14% तक का हिस्सा इन्होंने लिया। इसके अलावा कई सारे कुछ पेंशन फंड्स हैं, कुछ वेल नोन FII फंड्स है, कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट भारतीय इंस्टीट्यूशंस है, म्यूचुअल फंड्स है, जहां पर स्टेक लिया गया है। कल मार्केट में जो सौदा हुआ तो वो स्टॉक आप रेडार पर जरूर रखें। एक जो नेगेटिव है वो लुपिन के लिए है। लुपिन ने 4 लॉट क्विनाप्रिल टैबलेट्स के रिकॉल किए हैं। ये ड्रग लार्जली हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है और यहां पर कुछ खासे एलिमेंट्स का प्रेजेंस था, उसी के चलते इनको ये प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ा। बायोकॉन के लिए एक पॉजिटिव खबर, जो यूरोपीय रेगुलेटर है उन्होंने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस दरअसल कंपनी को इशू की है और ये बैंगलोर फैसिलिटी के लिए, जो API फैसिलिटी बैंगलोर में है उसके लिए इशू की गई है। सितंबर में दरअसल वो जांच हुई थी, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इस कंपनी के लिए। कई सारे फार्मा स्टॉक्स रेडार पे, सुवेन फार्मा, अजंता फार्मा, ल्यूपिन और बायोकॉन, सबके लिए खबरें अच्छी, बारिंग ल्यूपिन जहां पे एक ड्रग के रिकॉल के अपडेट्स आते हुए। हालांकि 4 ही लॉट्स का वो अपडेट है, लेकिन ये वो स्टॉक्स ने रेडार पे रखना चाहिए फार्मास्यूटिकल स्पेस से। अजंता फार्मा कल भी उस लार्ज ट्रेड के बाद से तेजी, मेरे ख्याल से 5% उछाल के साथ कल के सेशन में कल्मिनेट हुआ जब प्रमोटर्स माल छोड़ रहे थे। अब आपको समझ में आया हाथों हाथ किस तरह से FIs DIs ने उस प्रमोटर्स के चंक को लिया, खरीदा। पालविया साहब, अजंता फार्मा रैंक अंडर परफॉर्मर, कल अच्छे मूव्स दिखाना शुरू करा, अब चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? अब मामला घूम गया है क्या? तेजी की तरफ रुख पकड़ लिया या अभी और रुकना है? क्या डेटा पॉइंट्स आप वॉच आउट करोगे? आशीष जी, देखिए तेजी की तरफ रुख तो नहीं पकड़ा है, स्टॉक में जरूर पुलबैक बना लोअर साइड से। कल देखे तो एक अच्छा वॉल्यूम एक्शन बना है और जिस तरीके से कल का क्लोज है, यहाँ पे एक चांस है कि स्टॉक थोड़ा पुलबैक कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अभी भी देखे तो 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है। बट हमें लगता है कि जिस तरीके की कल बाइंग एक्शन थी, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो बना है डेली चार्ट पे, वो दर्शाता है कि यहाँ से 1260 से लेके 1280 ये जोन तक स्टॉक में पुलबैक कंटिन्यू हो सकता है। 1280 एक मेजर हर्डल है हायर साइड पे, अगर वो लेवल को क्रॉस करता है क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ से हमें लगता है फिर फर्दर एक्सटेंड हो सकती है तेजी। बट टाइम बिंग के लिए 1280 के आसपास हमें लगता है कि जो नियर टर्म टारगेट है वहां थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया है। पुलबैक था कल का, ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा। प्रॉफिट बुक करने के मौके अजंता फार्मा में इस समय आप ढूंढिए। फेस्टिविटीज के बीच में यतिन को जोड़ लिया जाए। यतिन पूरे गांव में इतनी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, ढूंढ के जो लेकर आए वो आपकी स्क्रीन पे आएगी। वो लेकर आए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे रिपोर्ट। यतिन को दिखाएंगे स्क्रीन पर, डायरेक्टर साहब जरा फ्रेम बड़ा करिएगा, यतिन का फुल फ्रेम में दिखाइएगा यतिन को। नहीं, और वो ऐसे नहीं दिखा सकते, इनके पीछे जो, अरे यतिन हमारे वीरू के पीछे दिखाइए, एक सेंटा डांस कर रहे हैं। यतिन ने कहा था जो मेरे पीछे सेंटा डांस करना है, ऐसे स्टेप्स तो मैं भी कर सकता हूँ आसानी से। आप अभी करना चाहोगे या बाहर जाके करेंगे? ये सेंटा का डांस अलग है, अपना गरबा अलग होता है, अब गरबा ही ये सेंटा इंस्पायर्ड लेकिन इन्हीं सब चीजों से है। हमारा जो नाउ सेंटा है वो क्या मस्त डांस कर रही। कौन सा डांस है ये? ये वैसे है तो पटियाला का डांस, नचनिया डांस है ये। यूनाइटेड स्पिरिट्स यतिन क्या कह रही है? ब्रोकरेजेस पसंद आ रहा है कि नहीं? पसंद तो आएगा ना, सेंटा जिस हिसाब से झूम रहा है। तो
तो मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल कॉल है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे 880 के टारगेट के साथ। देखिए, मोतीलाल ओसवाल का मानना यह है कि जिस हिसाब से रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े हैं अल्कोहल कंपनीज के लिए, स्पिरिट कंपनीज के लिए, शायद आपको मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर आगे चलते भी होता हुआ दिखाई पड़े। इनफैक्ट जो FY24 का आउटलुक है वहां से आपको सुधार दिख सकता है। एक बात, दूसरी बात कि जो बैलेंस शीट में बदलाव किए हैं कंपनी ने, जो छोटे छोटे ब्रांड्स बेचे हैं, उससे कहीं ना कहीं डीलेवरेजिंग हो रही है और आगे चलते हुए शेयर होल्डर्स को शायद उम्मीद करनी चाहिए कैश फ्लो अच्छे रहें। कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूएशन है वहां आपको फेयरनेस दिखाई दे रही है, इसीलिए मोतीलाल ओसवाल की एक होल्ड रेटिंग है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। और दूसरा जो स्टॉक है आशीष जिस पे फोकस करेंगे वो है बंधन बैंक। यहाँ गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया है, लगभग 300 रुपए का टारगेट है, न्यूट्रल कॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आगे चलते हुए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स में इंप्रूवमेंट का जो गाइडेंस है उसको लेकर थोड़ा बहुत यहां आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट मिल सकता है। ऑब्वियसली कंपनी ने काफी सारे लोन्स राइट डाउन किए जिसके कारण एक शॉर्ट टर्म में कंसर्न बना था, लेकिन गोल्डमैन को लगता है कि आगे चलते हुए आउटलुक थोड़ा बहुत मजबूत होना चाहिए, एटलीस्ट रिटर्न रेशियोज को लेकर। दोनों पे न्यूट्रल कॉल, पर दोनों के लेवल जो है, टारगेट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। काबर से यूनाइटेड स्पिरिट्स पे चेक ले लिया जाए। आप देख रहे हो ना चार्ट? मैं यूनाइटेड स्पिरिट, मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रहा था यूनाइटेड स्पिरिट पे चेक लिया जाए इस समय। तो हाँ, मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे पोर्टफोलियो में है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिप पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद 880, 870, 75 स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होना चाहिए 910 का, 905 का, बस, ज्यादा नहीं। थोड़ा डिप पॉसिबल है। सारे दिग्गज बैंक पोर्टफोलियो में, और पता नहीं जो स्टॉक बोलो गावा सर अच्छे नाम सब पोर्टफोलियो में, यूएसए भी पोर्टफोलियो में रखा। गावा सर कितना बड़ा पोर्टफोलियो है हमारा? हमारा नहीं बोला मैं सब जुगाड़ लगा रहा हूँ बीच में, नहीं दे रहा कि कुछ हमारा नहीं, आपका बोलिए, आपका। ये स्ट्रॉग डाल दी ना अपने बीच में। जुगाड़ लगा रहा था मैं। अच्छा, बाकी के सारे क्विकली इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज हर्षद समझ लिए जाए। हर्षदा, बाकी के कौन से? एसबीआई कार्ड्स रेडार पर रहेगा क्योंकि नवंबर का डेटा आया है और यहां पर हाईएस्ट एडिशंस देखने को मिले एसबीआई कार्ड्स के लिए, जो नवंबर के महीने में 3.88 लाख के आसपास है। ये पिछले अक्टूबर में करीब 3.6 लाख के आसपास तक के एडिशंस थे। मार्केट शेयर के लिहाज से आप देखिएगा, एचडीएफसी बैंक का मार्केट शेयर लगभग 21% के करीब खड़ा है। एसबीआई कार्ड का मार्केट शेयर 19.3% पर है। एसबीआई कार्ड के मार्केट शेयर में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट शेयर 16.7% और एक्सिस बैंक का मार्केट शेयर 11.5% पर। तो सेकंड बेस्ट दरअसल कार्ड बिजनेस में एसबीआई कार्ड का मार्केट शेयर बनता हुआ साफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे, और इसमें आरवीएनएल आप ध्यान में रखिएगा। लेटर यहां पर इनको मिला है एक्सेप्टेंस वर्थ 198.93 करोड़, तो लगभग 200 करोड़ का ऑर्डर गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी को भेसन में एक डेपो और वर्कशॉप तैयार करनी है जीएमआरसी के लिए। इसके साथ ही आप रेल टेल भी रेडार पर रखेंगे क्योंकि रेल टेल को करीब 98 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है वेबल टेक्नोलॉजीज की तरफ से, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में। इंगरसोल रैंड बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दरअसल गुजरात में सेटअप करने वाले हैं। 177 करोड़ का निवेश होता हुआ दिखाई देगा। अब कंपनी का इरादा है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की 50% हर महीने बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। नए प्रोडक्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करने का इरादा है और नई फैसिलिटी से जो प्रोडक्ट होंगे वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट को भी कैटर करेंगे, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी रेडार पर रहेगा। कंपनी ने जो डाइवेस्टमेंट करना था अपने 6 रोड एसेट्स का, एक्टिस्ट हाईवे इंफ्रा को, वो हो चुका है। एनएचएआई की तरफ से, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स महाराष्ट्र की तरफ से भी अप्रूवल मिल गया है। 100% स्टेक के करीब 5 हैम प्रोजेक्ट्स में डाइवेस्ट कर रहे हैं। 49% स्टेक एक बीओटी प्रोजेक्ट जो वेल्सपन इंफ्रा फैसिलिटी, ये टोल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो हैंडल करती है, उसमें डाइवेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और कुछ और रेगुलेटरी अप्रूवल्स है तो 51% हिस्सा लार्जली डाइवेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। क्यूमुलेटिव एंटरप्राइज वैल्यू इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए, इस पर आप ध्यान दीजिए, 5,853 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू आकी जा रही है और ये डील लगभग जून 22 में अनाउंस की गई थी, अब फाइनली अंजाम आती हुई दिखाई दे रही है। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। अच्छा, एक और चीज, आज से एक
आईपीओ की शुरुआत होने जानी है। तो सबके जहन में सवाल होगा, सब्सक्राइब करना है या छोड़ दिया जाए, अवॉइड करें। पहले आईपीओ की डिटेल स्क्रीन पर आएंगे, उसके बाद आस्था जैन जुड़ेंगे, उनसे बातचीत। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुलेगा, ट्यूसडे तक खुला रहेगा। 94 से 99 रुपीस का प्राइस बैंड, ₹1 की फेस वैल्यू है। 390 करोड़ 388 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें से 328 करोड़ रुपए ओएफएस है, बचा हुआ 60 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है। रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, नाम से समझ में आ ही गया होगा, बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के लिए, ई कॉमर्स के लिए, ये सब करने का काम। पैसा लगाना है या नहीं लगाना। हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई। आस्था, हाय, गुड मॉर्निंग। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, क्या कॉल है इस पे, सब्सक्राइब करें नहीं करें, क्योंकि ऐसे ही एक प्ले बाजार में ऑलरेडी लिस्टेड है, सीएमएस इन्फो, वो बेटर कि ये? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सीएमएस इन्फो की मैं बात करूं तो उनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू एटीएम सर्विस से आता है, जबकि रेडिएंट का पूरा रिटेल कैश मैनेजमेंट से आता है। तो एक डिफरेंस इधर आता है। अब अगर हम बात करें सब्सक्राइब करना है कि नहीं, तो मैं यही बोलूंगी, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें सब्सक्राइब करने की रेटिंग है। लिस्टिंग के लिए अभी हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशंस खराब है। तो उस टाइम पे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ही इसमें लिस्टिंग गेन होंगे कि नहीं होंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन यस, अगर किसी का यहाँ पे व्यू लॉन्ग टर्म है तो इसमें लगाने की यहाँ पे राय है। इसके पीछे 2-3 कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विसेज जो बिजनेस रहता है आशीष, ये हाई मार्जिन बिजनेस होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज काफी ज्यादा इसमें होता है। दूसरा, इनकी जो प्रेजेंस है वो 13,000 पिन कोड्स में है ऑलरेडी इंडिया में, सो वो भी एक यहाँ पे कंपनी को एज देती है। तीसरी तरफ अब ये आगे जाते हुए बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं, और चौथी तरफ इनके रिटर्न रेशियोज इनके पीयर सीएमएस से बेटर है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि सेफ साइड रहते हुए अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसमें सब्सक्राइब करें। लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट कंडीशन पे ही वो डिपेंड होगा। बट्स हैं तो लिस्टिंग के बाद अगर लगाऊं तो बेहतर नहीं होगा क्या? अगर लिस्टिंग गेन अगर यहाँ पे हो गए तो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर प्राइस में मिले, इसीलिए। लेकिन डेफिनेटली अगर लिस्टिंग नीचे होती है लिस्टिंग डे के दिन, तो यहाँ पे लेने के मौके अच्छे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू इसका स्ट्रांग है। हाँ नहीं, ठीक, सॉरी, लॉन्ग टर्म व्यू बढ़िया है, आप चाहें तो, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से ही खरीदने के मौके। थोड़ा सा बिजनेस सीएमएस से अलग हो सकता है, लेकिन सीएमएस का प्रोफाइल मार्जिन का इससे बेहतर स्टैकअप होता है। थोड़ा सा कंपैरिजन भी ड्रॉ कर लीजिएगा जब आप निवेश करने का मन बना रहे हो। ये तो गई लिस्टिंग की बात। वीरू, क्विकली आज के वो हॉट स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई करे हैं। मैं 2-3 स्टॉक्स का जिक्र करता हूं यहाँ पे, जहां पे स्ट्रेंथ थी या फिर वीकनेस थी। याद रखिएगा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और डालमिया भारत, लॉन्ग साइड पे 2 स्टॉक्स अगर आप देखें मिले थे। यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रेंथ अच्छी थी और थोड़ा पुल बैक जनरेट करने की स्टॉक्स दोनों कोशिश कर रहे थे। डालमिया भारत में में एक बाय कॉल भी था, बीडीएफसी ट्रेड भी था, और एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, 2 स्टॉक्स हॉट स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। याद रखिएगा, बाय कॉल नहीं है, बस स्टैट्स इनके अच्छे थे। लेकिन आशीष, केमिकल बास्केट में ब्रेकडाउन विजिबल है। दीपक नाइट्राइट, यूपीएल, टाटा केमिकल, सब में ब्रेकडाउन हुआ है। राजेश पालू जी, बहुत संक्षेप में, दीपक नाइट्राइट, यूपीएल, टाटा केमिकल, अभी भी इनमें से कोई शॉर्ट का थॉट या फिर दीपक नाइट्राइट पे आपका टेक, क्योंकि बेस वॉलेट हो गया है यहां पर। जी, तो वीरेंद्र जी देखिए, वीकनेस तो बनी हुई है केमिकल स्टॉक में, और अगर हम देखें दीपक नाइट्राइट का सेटअप, तो ऑलमोस्ट स्टॉक में अब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, कि अगर वीकली सेटअप पे भी देखें तो 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे। तो स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो लोअर साइड का बन सकता है वो होना चाहिए करीब 1940-1950 के जोन में। करंट लेवल से अभी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी ओपन है या फ्रेश इनिशिएट कर रहे, तो स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 2050 के आसपास होगा। डाउन साइड के टारगेट 1970-1940 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, अच्छा, कुछ और स्टॉक्स इससे पहले मैं शो को खत्म करूं और अगले शो की को दस्तक दें हम लोग। बजाज फिनसर्व में कल जाते आते प्रेशर बना, टाटा मोटर्स में दबाव था, पर ऑटोज में पिक आ गई। एमएनएम सबसे प्रेफर्ड सेल कॉल है, तो छोड़ देता हूं टाटा मोटर्स को। बजाज फिनसर्व, सतपुरे साहब, क्या कॉल बन रहा है? आशीष जी, देखिए, कल यहाँ पे बजाज फिनसर्व अगर आप चार्ट देखें तो थोड़ा ब्रेकडाउन वाला सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। प्रोबेबली अगर आज की बात करें तो 1500 का लेवल दिखता है, लेकिन पोजिशनली लगता है कि ये 1450, 1440 तक फिसल सकता है। ऑल्दो काउंटर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो ये आप बोल सकते हैं कि कहीं भी घूम सकता है। सो बेटर है अगर आप इसे सेल करें, लेकिन सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी करें। तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, बॉटम फिशिंग फिलहाल अवॉइड करें। ओके, चलिए, डायरेक्टर साहब, गाबा जी का ज्ञान है क्या? गावा ज्ञान है आज का क्या?
आज गावा सर कुछ बढ़िया सा ज्ञान वान शेयर करा करिए आप। आज है ना, आज भी है, बिल्कुल है। क्या क्यों नहीं है आप ही बता दीजिए क्या है। मैं बताता हूं आज का ज्ञान। आज का ज्ञान है, द टाइम यू एंजॉय वेस्टिंग इज नॉट वेस्टेड टाइम। द टाइम यू एंजॉय वेस्टिंग इज नॉट वेस्टेड टाइम। Correct. बात तो सही है, तो थोड़ा आसान बढ़िया वाला है, तो बढ़िया ही है। आपके परिप्रेक्ष्य में लिखा है उन्होंने। बकवास मत कीजिए, फिर आ जाएंगे छोटी पे। यहाँ पे ब्रेक ले रहे हो, ब्रेक नहीं, शो खत्म कर रहा हूँ। अगले शो की शुरुआत पहला सौदा की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। स्वागत है आप सभी का पहला सौदा में। ये कार्यक्रम आप देखेंगे हर्षदा मेरे आशीष के साथ, और इस बीच अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 18085 ये जिस निफ्टी का लेवल है, आधा % नीचे, करीब करीब 11 सेकंड बचे हैं प्री ओपन शुरू होने में। एक चीज याद रखिएगा, यूएस कल गिरा था, लेकिन कल हम भी पहले काफी गिर चुके थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स इस वक्त याद रखिएगा 38 अंक ऊपर। फ्राइडे फैक्टर रेस्ट ऑफ एशिया में पेन है, लेकिन आइए देखते हैं प्री ओपन में क्या ट्रैजेक्टरी है। इस 18,009, 17,992 और उसके बाद जो लेवल आ रहा है 17,989। तो 18,000 का आंकड़ा प्री ओपन में, प्री ओपन की अगर आप देखें तो शायद वोलेटिलिटी में जा चुका है। 141 अंक नीचे, सेंसेक्स लगभग 1200 अंक नीचे, और पेन और वो स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे डिसाइसिवली खड़े हैं, उसमें याद रखिएगा एक बार फिर थीम वही है। आई मीन कोविड फियर। इंडिगो आपकी स्क्रीन पे सबसे, अगर आप देखिए, ज्यादा लॉसेस लेके ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए, मैं परसेंटेज नहीं पढ़ूंगा, प्राइस परसेंटेज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इट्स टू वाइल्ड। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा केमिकल याद रखिएगा यकीनन एक बहुत वीक बास्केट है। और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक जो कि ऑलमोस्ट अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल में उसकी तरफ बढ़ रहा है। और यूपीएल केमिकल बास्केट में जैसे कह रहा हूं कि पेन है। उसके बाद इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, यहां पर अगर आप देखें सभी लाल निशानों में झूमते हुए। कुछ हरा है क्या? आई मीन दो दवा, सिर्फ दवा हरी है, और सन फार्मा और सिप्ला। मिजाज क्या है ये आपको दिख ही रहा है? अच्छी तेजी फार्मा कंपनियों में क्लियरली बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट का क्या हाल है? तो हर रोज एक पैसा का मजबूत खुल रहा था, आज 4 पैसे कमजोर शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। रुपए की 82-80 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली वो वीकनेस देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अब करेंसी मार्केट के आगे बढ़े और कमोडिटी मार्केट का चेक ले लेते हैं कि वहां पर स्थिति क्या बनती दिखाई दी है। तो उसमें अगर आप ध्यान देंगे, गोल्ड में थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेड, हालांकि आज चांदी में चमक देखने को मिल रही है, करीब 312 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला है। और कच्चा तेल एमसीएक्स पर भी करीब करीब 1% ऊपर खुलता हुआ दिखाई दिया है। गोल्ड याद रखिएगा थोड़ा सा फ्लैटिश होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है और भारतीय बाजारों में 54,451 तक के लेवल्स। कच्चा तेल फिर से $82 के करीब ट्रेड करता हुआ हल्का सा पुल बैक देखने को मिला है, और उसका फायदा आज एमसीएक्स में भी नजर आया। आज शायद चांदी में ज्यादा खरीदारी बनती दिखाई देगी, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वहां पर तेजी का ही मूव देखने को मिला था। तो ये कमोडिटी और करेंसी मार्केट की ओपनिंग। प्री मार्केट में ऑफ कोर्स कितना और एक्शन और फिर कंटिन्यूस सेशन में कितनी हरकत देखने को मिलेगी उसका जायजा लेंगे, लेकिन प्री ओपन में तो 18,000 के नीचे वो शॉकर दिखाई दे रहा है आपको इंडेक्स पे। सीधा सौदा की बात करते हैं। आशीष और नीरज के बीच आज का मुकाबला, उसका रिकैप। सीधा सौदा की 10 की टीम मेरी जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। सब ग्रीन है, ग्लोब गड़बड़ है, तो आप वॉच आउट करिएगा। अजंता फार्मा, सोला विनियार्ड्स, लार्ज ट्रेड्स, बढ़िया लोग चेक इन करते हुए। बायोकॉन जीएमपी सर्टिफिकेशन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन से। रेलटेल आरवीएनएल ऑर्डर्स बैक करने के डेवलपमेंट्स, और उसके बाद जो कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 84,000 प्लस करोड़ रुपीस के एक्विजिशन के प्रपोजल्स को मंजूरी दी, 97-98% इंडिजिनसली। इसीलिए बीएल, बीडीएल, गार्डन रीच, भारत फोर्ज, डीसीएक्स सिस्टम्स, ये सब ग्रीन लेके जा रहा हूं।
टाटा मोटर्स, डीवीआर, एक्सिस, आईसीआईसीआई, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं है और प्रेशर है, इसलिए इनको रखा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग में एक इन्होंने अपना जो है लैंड पार्सल था वो बेचा M3M बिल्डर को 1500 करोड़ में, तो उसके लिए रखा है। हिंदुस्तान जिंक में OFS बहुत जल्द आने की संभावना है, कहा जा रहा है शायद जैन फर्स्ट वीक में आ सकता है। फैक्ट तो मद्रास इसलिए क्योंकि सरकार ने कहा है इन कंपनियों से कि आप स्पॉट से खरीदिए, जहां गैस के दाम काफी कम है तो उससे फायदा होगा। ओके, ये दो टीम्स थी राजेश जी। प्री ओपन अभी हालांकि फ्रीज नहीं हुआ है, लेकिन 17,970। अब आपके पास आशीष और नीरज जी की टीम है, दोनों बताइए ट्रेड्स क्या क्या पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आशीष जी की टीम देखे तो उसमें जो सबसे बढ़िया दिखता है वो है फार्मा बायोकॉन। न्यूज भी है, अगर आप इसको टेक्निकली भी देखें तो अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखता है, और परसों जिस तरह से यहाँ पे उछाल था प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ, कल का दिन पहुंचता, तो मेरे हिसाब से ये जो ये जो रिलीफ रैली है 285 टू 90 तक जाएगी। 270 का कल का क्लोज है, 265 का ब्रेकआउट था, सो 260 के स्टॉप लॉस के साथ 265 के ऊपर आप बाय करें। जैसे मैंने कहा टारगेट रहेगा 85 टू 94। के हिसाब से देखिए 280 के आसपास एक छोटा हर्डल है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे में हो सकता है। नीरज जी की टीम देखे तो यहाँ पे मंदी के सौदे बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर जहां पे वीक है वो है विप्रो का। देखिए टेक्निकली अगर विप्रो देखे तो इट इज ट्रेडिंग वेल बिलो 10, 20, 50 डे में, तो हर मूविंग एवरेजेस के नीचे ये ट्रेड हो रहा है। ओवरसोल्ड था तो वहां पे भी एक रिलीफ मिला है, तो फिर से ये दबेगा, प्रेशर आएगा। 290 है, 295 के नीचे इसका सेल बनता है, तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ विप्रो को बेचे। अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 275 का पहला पड़ाव है, लेकिन वो स्पेस में ये पोजिशनली 260, 360 तक भी फिसल सकता है। तो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो विप्रो वीक है, तो सेल विप्रो, बाय बायोकॉन। ये रहे सतपुते साहब के प्रिफर्ड आइडियाज आज सुबह की सीधा सौदा टीम्स के। क्विकली आज के टॉप 10 आपकी स्क्रीन पर रैप अप कर रहा हूं, उसके बाद वीरू कह रहे थे ये नाच करके दिखाएंगे। वो दिखाइए सैंटा को प्लीज, सैंटा दिखाइए और वीरू को भी दिखाइए। वीरू आइए, ये वाले स्टेप वीरू नहीं चिंता मत करिए, मेरा सरप्राइज रेडी है, चिंता मत करिए, डांस नहीं करेंगे ये। डिफेंस स्टॉक्स रडार पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कल 84,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 97-98% इंडिजिनियसली प्रोक्योरमेंट होगा। कई सारी डिफेंस कंपनीज हरकत में आ सकती हैं। खैर इवेंचुअली किसको ऑर्डर मिलेगा एनीबॉडीज गेस, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव डिफेंस स्पेस के लिए। सूला विनियार्ड्स कल की लिस्टिंग 7%, 8% इशू प्राइस से नीचे जाके कल पहले दिन बंद हुई। कमजोर लिस्टिंग, उस कमजोरी के बीच में कुछ एफआईआईज ने कल खरीदारी करी है स्टॉक में, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। सुवेन फार्मा अभी भी सुबह हर्षदा बता रही थी, रिपोर्ट्स कह रही हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, कि इसमें जो प्रोमोटर्स का 51% स्टेक एक्वायर करने की रेस में एडवेंट एक पी प्लेयर आगे आता हुआ 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का शायद ये सौदा होने की एक्सपेक्टेशंस, पर ये सिर्फ इस समय न्यूज़पेपर रिपोर्ट, स्टॉक पर ऑब्वियस रिएक्ट करेगा। अजंता फार्मा कल वो प्रोमोटर्स की एग्जिट की खबर कि पार्शियली कुछ चंक बेचने का मन बना रहे हैं, उस खबर पे मुहर लगी थी सीएनबीसी आवाज की जब लार्ज ट्रेड्स हुए थे। उन लार्ज ट्रेड्स में बहुत सारे एफआईआईज, डीआईएस ने स्टॉक में खरीदारी करी। कल उस प्रमोटर्स की सेलिंग के बीच स्टॉक 5% मजबूत खड़ा हुआ था, और आज भी जिस तरह की बाइंग के आंकड़े आ रहे हैं शायद ग्रीन के शेड्स नजर आए। बायोकॉन, इनकी बेंगलुरु की इकाई जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको यूरोपियन रेगुलेटर से जीएमपी सर्टिफिकेशन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन मिला है, अच्छी खबर। एसबीआई कार्ड्स, जो नवंबर का डेटा आया है, एसबीआई कार्ड ने सबसे ज्यादा 3,88,000 ग्राहक जोड़े। हम सबको ध्यान देना चाहिए, इन्फ्लेशन के समय हम लोग शायद क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, कंट्रोल करिए, मुश्किल हो रहा है वैसे कंट्रोल करना। देखें एक बदनसीबी रही है, डबल सी, कारलाइन और कोविड, हमेशा दिक्कत। आईपीओ के समय जब लिस्टिंग होनी थी वहीं से फॉल्टर कर गया था मामला। खैर आरवीएनएल को सूरत मेट्रो से 199 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। इंडियाबुल्स हाउसिंग में एक पैसा फंसा हुआ था, जमीन इनके पास थी, जमीन बेच दी M3M को 350 एकड़ पानीपत में, 1,500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे।
इंगरसोल रैंड ने कहा है कि कैपेसिटी काफी ऊपर चल रही थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़े करने का मन, जिस पर 170 करोड़ रुपए का केपेक्स होगा। और आज 2 लिस्टिंग्स की हम तैयारी कर रहे हैं, लैंडमार्क कार्स और अबांस होल्डिंग, ये दोनों आज 10 बजे लिस्ट होती हुई नजर आएंगी। जी चलिए आशीष, वो तस्वीर फिर दिखा देंगे हर टाइम, मेरे ख्याल से वो तस्वीर मैंने देखी नहीं है। अरे दिखा दीजिए जनाब, ये हैप्पी हॉलीडे। दरअसल हुआ क्या, 5 साल से मैं दिल्ली स्टूडियो में होता था, मेरा ऑडियो डाउन करके मेरे ऑडियो डाउन करके मेरी एक दिन की छुट्टी की इतनी नुमाइश होती थी जनाब। मैंने कहा मुंबई स्टूडियो आया हूं तो बता दूं, कन्याकुमारी से लेकर अगर आप देखें कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कि जनाब छुट्टी पे जा रहे हैं। बट हैप्पी हॉलीडे, थैंक यू। पिछली बार भी जब हॉलीडे ली थी तो ऐसे ही समय था जब कोविड स्पाइक कर रहा था। कल शाम तक मैं सारे अपडेट पढ़ रहा था, इसी डर से पता नहीं क्या होने वाला है। इसीलिए आपके लिए क्रिसमस और न्यू ईयर गिफ्ट है, मैंने फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम हर साइड, ये आप क्रिसमस और न्यू ईयर मास्क दे दिए, गिफ्ट दे रहे हैं कि डरा रहे हैं आप लोग भाई। मास्क है ना ये? जी हाँ, ये भी वैसे काम आएगा, मास्क भी खत्म हो गए थे, थैंक यू। पर आप लोग भी अपनी हॉलीडे पीरियड में ध्यान रखिएगा भाई, इस बार दिक्कत हो गई। मास्क लगा के रखिए, बेहद जरूरी है। और तैयार हमें खुद ही होना है, चाहे कुछ होना चाहो। अच्छा बहरहाल एक बार इंटरग्लो एविएशन ले आइए आशीष, हैप्पी हॉलीडे। थैंक यू। अच्छा इंटरग्लो एविएशन ले आइए, आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा कुछ ही देर में अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इस स्टॉक को नजर पे रखना है हमें। 1951 करीब 1.5% नीचे है, इसमें कोई राय नहीं है। आई थिंक शायद कोविड फियर्स के बीच में शायद कुछ वो गाइडलाइंस जारी करना चाहते हो। खैर इंटरग्लो एविएशन पे राजेश पालवे जी, आपका व्यू क्या है, टेक्निकली कैसे इसको रीड कर रहे हैं आप? इम्पैक्ट तो आएगा, थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है मार्केट में। तो इंडिगो में भी अगर हम देखें तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हैं, एक तेजी जरूर बनी थी 2100 की तरफ, लेकिन अब वीकली कैंडल पे देखेंगे तो एक हायर शेडो बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके की शेडो बनी है, हमें लगता है कि ये सप्लाई एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ऑलमोस्ट अगर नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म सेटअप पे देखें तो एक क्रिटिकल लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, वो है 1955। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आज इसके नीचे फिसलता है तो ये प्रॉफिट टेकिंग फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। फिर स्टॉक में 1910 1900 तक की डाउनसाइड भी ओपन होते हुए दिख सकती है। तो 2 दिन की गिरावट है, आज सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए कल का क्लोज है। 1955 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट किया जा सकता है, लोअर साइड के टारगेट 1900 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो 1900 तक की तैयारी इंटरग्लोब एविएशन क्लियरली करता हुआ दिखाई देगा। आज कुछ हाइलाइट्स निकल कर आएंगे और इनफैक्ट जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी उस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन जो प्री ओपन सेशन तस्वीर दिखा रहा है वो बहुत ही बिगड़ी हुई तस्वीर है। 19,977, क्या ये नौबत आ गई? 18,000 के नीचे का स्तर देखने को मिलेगा वीरू? 17-8-10 की बात आप हम कर रहे थे। 100 डेमा की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग लग रही है, बट अगर मैं शॉर्ट होता तो आज शायद जो 400-500 का पॉइंट का स्विंग मिला है उसके बाद आज एक बार शॉर्ट कवर करता। आज जो बेस 1 है, याद रखिएगा दोनों ही इंडिसेस पे, मैं फिर कहूंगा कि इट्स फ्राइडे प्लस ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, दोनों ही इंडिसेस पे चाहे वो निफ्टी हो, यहाँ पे 18,055 और 18,002 एंड स्पेशली याद रखिएगा 17,964, ये एक बार के लिए शॉर्ट्स को कवर करके थोड़ा सा डेटा ड्रिवन होने की जरूरत है। कल स्विंग बहुत फास्ट मिला, कल हमारे पास एडवांटेज था, परसों हमारे पास एडवांटेज था, हमें पुलबैक्स मिल रहे थे, मॉर्निंग में गैप अप्स थे। गैप अप्स में शॉर्ट करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन गैप डाउन पे याद रखिएगा स्पेशली 17,964 इसके आसपास निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक की जहां तक सवाल है वहां पे जरा प्लीज निफ्टी बैंक की ट्रैजेक्टरी स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स 41,951 और मैं फिर कहूंगा इस पर मॉर्निंग से अप्रोच बेस 1 और बेस 2 मतलब यानी 42040 और 41860 इस रेंज के आसपास थोड़ा सा शॉर्ट को कवर करके न्यूट्रल होने की कोशिश कीजिएगा। हायर लेवल्स पे फिर सेल की कोशिश करेंगे। कुछ स्टॉक्स को देख लेता हूं जो कि अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। सन फार्मा अगर आप देखें एकमात्र वो दवा शेयर है जो अच्छा करता है, आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पर आप देखें तो पूरा का पूरा आपका जो एनबीएफसीज का बैंक्स का बास्केट है, इंटरग्लोब एविएशन पीछे बैकफुट पे है। और आज याद रखिएगा आईटी में भी कोई राहत नहीं है। एक बार आरबीएल बैंक लेके आइएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था राजेश जी आरबीएल बैंक, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़े से लॉन्ग्स पे अगर आप देखें बैठे हुए थे। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्टॉक को अब इस अनवाइंडिंग के मोड में? राजेश सतपुते जी। वीरेंद्र जी देखिए, आरबीएल अगर आप स्ट्रक्चर देखें डेली चार्ट तो यहाँ पे निगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है और जो रैली है ये करेक्ट होने वाली है।
तो मुझे लगता है कि आज के लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है ये इसका 20 DMR रहेगा 158। अगर इस लेवल को ये वायलेट करता है तो यहाँ पे फिर से मंदी हावी होगी, फिर प्रोबेबली 145 का लेवल अनफोल्ड होगा। सो यहाँ पे 158 के नीचे अगर 158 आज टूटता है तो इसे बेचे, कंडीशनल सेल है, सेल बिलो 158, कीप योर स्टॉप लॉस एट 162, टारगेट 147, 148। तो बैंकिंग काउंटर्स में आरबीएल में ऑफ कोर्स क्लियरली वीकनेस बनती हुई दिखाई दे रही है। उन स्टॉक्स पर भी आप नजरें रखिएगा। आखिरी 1 मिनट बचा है कंटिन्यूस सेशन की। एक बार एशियाई तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ध्यान रहे कि जापान में जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया उससे भी मार्केट्स पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। निक्केई करीब 300 पॉइंट नीचे, हांगकांग के बाजार में 60 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। और प्री मार्केट चेक आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स इशारा तो कर रहा है 44 पॉइंट का, लेकिन यू नेवर नो वहां पर स्थिति क्या उभर कर आती है। तो नजरें रहेंगी आज की ओपन पर। कल ऑफ कोर्स 2 दिनों की छुट्टी, उसके बाद हम एक लो वॉल्यूम वाले एक्सपायरी वीक में, मंथली एक्सपायरी वीक में उतरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पारी की शुरुआत 17977 के आसपास होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। वीर जी हाँ, तो चलिए, हाँ थैंक यू हर्षदा। आज स्पेशली अगर आप देखें फेस्टिविटी के बीच में इस ऑल द बेस्ट की जरूरत थी। हालांकि अभी सेंटा का रंग, लाल रंग हर तरफ छाया हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एटलीस्ट एक पुल बैक का ट्रेड हो इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से। आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। इट्स 17977, करीब करीब 128 अंकों का, यानी करीब करीब 3/4% का नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स पेन में है, और मिड कैप्स का पेन थोड़ा सा अगर आप देखें ज्यादा है। कल याद रखिएगा मिड कैप इंडेक्स का लो जो था वो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी थी, तो वहां से ये 100 डेमा को शायद मेरे ख्याल से तोड़ रहा है। अब आज हमें पिछले 2 सेशन से जो एक एडवांटेज मिल रहा था निफ्टी आईटी की स्थिरता का, उसके पुल बैक का, वो आज हमारे पास नहीं है। 1% नीचे निफ्टी आईटी, मिड कैप्स नुकसान में। उसके बाद अगर आप देखें निफ्टी 50, इट्स 18,044, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से एक छोटा सा अगर आप देखें पुल बैक आया है। निफ्टी बैंक करीब करीब 42,170, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर्स ऑफ बेयर्स, मंदड़ियों के पक्ष में है। लेकिन याद रखिएगा 1640 डिक्लाइंस और करीब 270 एडवांस, सेंसेक्स लगभग 311 अंक नीचे, 18029 की ट्रैजेक्टरी यहां पे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स क्या करता है आपकी स्क्रीन पे, ये भी बैकफुट पे है। मेटल इंडेक्स लगभग 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑटो इंडेक्स लगभग 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स का नुकसान थोड़ा सा बढ़ रहा है, और दवा जो है पूरे अगर आप देखें रंग में है, लगभग 0.5% ऊपर 41 अंकों के इजाफे के साथ करीब 12,938 की ट्रेजेक्टरी में। निफ्टी के लिए वो जो साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000 का, 18,000 का थोड़ा सा काम करता हुआ। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है इसके लिए 42000, याद रखिएगा ये ट्रेजेक्टरी वो ट्रेजेक्टरी है जहां पे करीब आउटस्टैंडिंग वाई इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का करीब 12 लाख का है। हालांकि इन कंपैरिजन टू 43,000 के कॉल राइटर के वो ओआई काफी कम है, बट स्टिल याद रखिएगा ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सबसे आई थिंक ज्यादा पुट होल्ड करने वाले राइटर का जोन है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब 18,032। आइए अब निफ्टी 50 के बिहेवियर को चेक करते हैं। लेकिन याद रखिएगा मिड कैप्स अपने लॉसेस को एक्सटेंड करते हुए, यानी वो जो मार्केट डेथ खराब है ना, वो एग्जैक्टली कारण इसका ये है कि मिड कैप्स बैकफुट पे हैं। ऊपर दवा सन, डॉक्टर रेड्डीज, उसके बाद अगर आप देखें सिप्ला स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, नेस्ले, उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बीपीसीएल में आप देखिए स्ट्रेंथ है, एनटीपीसी बिल्कुल फ्लैट। बैकफुट पे क्या है याद रखिएगा टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स और टाटा मोटर्स, मारुति। ऑटो में पिछले 3 सेशन में एक्सट्रीम वीकनेस आई है। इन्फोसिस बैकफुट पे है। इन्फोसिस अगर आप देखें आज काफी वीक पड़ता हुआ, इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूं कि अल्ट्राटेक सीमेंट और एक आपका एलएनटी, ये भी दोनों बैकफुट पे है। तो कुछ हैवी वेट्स जो है वो काफी बैकफुट पे आते हुए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 588 के स्तर पे ये बैकफुट पे है। और साथ ही साथ अगर आप देखें ब्रिटानिया, तो स्क्रीन अगर आप देखें बहुत ज्यादा वाइल्ड है, और सिर्फ अगर राहत है तो हर्षदा वो है एक फार्मा को, और एक चीज पे देख पा रहा हूं और वो मेरे स्क्रीन के कोने पे है, दैट्स रिलायंस। मेरे ख्याल से अब यहां पे आ चुका होगा वो, यस ये फ्लैट होता हुआ शायद थोड़ा सा अगर आप देखें ये क्वेश्चन प्रोवाइड करे 18,000 की ट्रैजेक्टरी हर्षदा, वो थोड़ा सा मार्केट सिक्योर करते हुए इसको। तो रिलायंस देखते हैं पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा या नहीं, क्योंकि हल्का सा पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है 2578, और रिलायंस का पॉजिटिव होना इनफैक्ट मार्केट के ओवरऑल वेटेज के लिहाज से थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है, और गिरने वाले सौदों को थोड़ा सा यहां पर समेट सकता है या फिर बांध सकता है।
इस बीच आप फ्यूचर्स का ट्रेड आप लेकर आऊंगी मैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा। 350 पॉइंट की गिरावट पर इस समय कारोबार 1% पूरा नीचे मिड कैप इंडेक्स। तो मार्केट ब्रेथ बेहद नेगेटिव। कल 1:10 का मार्केट ब्रेथ था, आज खुलने के साथ ही 1:7 का मार्केट ब्रेथ है। स्मॉल कैप स्पेस पर भी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ स्टॉक्स जो मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगी वो वायदे वाले काउंटर्स हैं। तेजी की तरफ यहाँ पर कुछ और एडिशंस देखने को मिले हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया एक नया CFO और यहाँ पर कुछ ग्रीन केमिकल्स पर कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी, तो 1% ऊपर। डॉक्टर रेड्डी, सनफार्मा, सिप्ला, औरोबिंदो, बायोकॉन, डीवीज लैब, ये इनफैक्ट वो टॉप FNO वाले तेजी वाले ट्रेड्स हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। मंदी की तरफ आए उससे पहले डिफेंस कंपनी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। भारत डायनामिक्स करीब 2% ऊपर। इसके ठीक पीछे आपकी नजरें होनी चाहिए मजगांव डॉक पर, लेकिन वो स्टॉक करीब 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। गार्डन रीच 4% नीचे है। कोची शिपयार्ड में भी कुछ करेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां पर किस तरह की शुरुआत देखने को मिली है। BEL करीब फ्लैटिश टू हल्का पॉजिटिव ट्रेड में दिखाई दिया है। तो डिफेंस में भले ही बड़े ऑर्डर्स को अप्रूवल मिला हो, लेकिन जो शिपिंग वाली कंपनियां हैं वो थोड़े से बैकफुट पर आज ट्रेड दिखा रही हैं, थोड़ी सी एंकर्ड हैं आज। थायरोकेयर में हालांकि तेजी आई है, करीब 3.5% तक का इजाफा, तगड़ा पुल बैक। विजय डायग्नोस्टिक करीब 2% ऊपर। सूला कल बहुत ही फीकी लिस्टिंग, लेकिन आज यहां पर इसका कुछ रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स और कुछ और दिग्गज निवेशकों ने कल इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद ओपन मार्केट में स्टॉक खरीदा और सूला विन्यास का शेयर आज 339 के आसपास, हाउएवर अभी भी इशू प्राइस के नीचे है। इशू प्राइस इसका 357 था, लेकिन 2.5% ऊपर आता हुआ। PB फिनटेक, एलिम्बिक के दूसरे विरोध तेजी की तरफ सिर्फ फार्मा है और कुछ नहीं, सिर्फ फार्मा है। और आई थिंक इस बाजार को अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी को अर्न करना है, स्टेबल होना है, तो आई थिंक कुछ हैवी वेट्स का फ्लैट होना काफी जरूरी है। मैं वो न्यू एज स्टॉक्स को देखा था, मैं आज जोमेटो को देखा अभी इनफैक्ट नीचे टिकर पे 56 रुपए 70 पैसे, 4.5% का कट। जी हाँ, जोमेटो आपके स्क्रीन पे 56.40। इसे कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो बाजार खराब, ऊपर से पहले से अगर आप देखें डाउन ट्रेंड में थे ये, और अब एक्सट्रीम पेन कहते हैं ना। जोमेटो और पेटीएम भी देख लीजिए, वो भी पेटीएम देख लीजिए, और एक बार नाइका भी लेके आइएगा आप। और पेटीएम आपकी स्क्रीन पे 496.80 और 2% नीचे, नाइका लगभग 146.65। दरअसल मैं इस चंक पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आई थिंक बाजार में इस वक्त बाजार अभी याद रखिएगा ये एक बहुत अच्छा जोन नहीं है ट्रेड करने का इंडेक्स को, क्योंकि इंडेक्स यहां पे कुछ स्टेबिलिटी अर्न करने की जरूर कोशिश करेगा। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो सेकेंड लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रेंड होता है वो थोड़ा सा पॉज होता है, रिवर्स होता है कुछ सेशंस के लिए इन मंथली कॉन्ट्रैक्ट। एक काम करते हैं, राजेश पालू जी के पास चलते हैं और क्विक सिंगल्स को पिक करने की कोशिश करते हैं। आप लोग के पास ऊपर दबाव नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं हमारा प्रश्न अगर आप कंफर्टेबल ना हो। इनफैक्ट प्रकाश सर ने कहा है कि पहले मैं ट्रेड दूंगा। ओके प्रकाश सर, आपका पहला कन्विक्शन कॉल, आपका क्विक सिंगल। फार्मा, और वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया, ट्रेड कर रहा है 332 पर। ग्रैन्यूल्स इंडिया मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया में अच्छी तेजी है, टारगेट करीब 340 का है, स्टॉप होगा 327। ग्रैन्यूल्स इंडिया, ग्रैन्यूल्स 332 पे अगर आप देखें करीब 5 रुपए ऊपर, 0.2% की तेजी यहां पर है। फार्मा आप लॉन्ग जाने के लिए अगर आप देखें एक सेफ डेस्टिनेशन है, वहां जा रहे हैं। चंदन थापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंदन गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। चंदन, वीक ओपनिंग मीन ऑलमोस्ट आप 18,000 के अगर आप देखें बेस से बैठे हुए हैं, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए बाजार का स्ट्रक्चर है वो निफ्टी में नेगेटिव है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से लोअर लोज का सीक्वेंस बना रहे हैं। आज 7वां दिन है जब लोअर लोज बन रहे हैं और सपोर्ट ग्रेजुअली टूटते जा रहे हैं। तो अब रेजिस्टेंस है वो और नीचे आ रहे हैं। पहले हम 18,442 की बात कर रहे थे और अब 18,250 और 18,181 निकालना मुश्किल रहेगा कंपैरेटिवली। और नीचे में अब जो महत्वपूर्ण सपोर्ट आ रहे हैं वो लगभग 17,777 की तरफ आ रहे हैं, और विक्स में भी आज लगभग 5% की जंप हुई है। तो बाजार में दबाव रहेगा, सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी रहेगी। आपको इस बाजार में कहीं ना कहीं अल्फा जनरेट करना है या सेफ्टी ढूंढना है तो फार्मा के साथ रहना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कोई इस बाजार में उपाय नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो भी डिक्लाइन स्टॉक्स ज्यादा है। तो दो काउंटर फार्मा में हमें अच्छे लग रहे हैं कंपैरेटिवली, लुपिन और सिप्ला। लुपिन का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, लगातार 2 दिनों से यहाँ पे अपमूव बन रहे हैं, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे, डिलीवरी वॉल्यूम भी होल्ड हो रहे हैं। तो लुपिन पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 760 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 800 प्लस तक के टारगेट लुपिन आपको दिखाता हुआ नजर आना चाहिए।
ल्यूपिन अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे, और ये बाय कॉल है, और सिप्ला जिनका कोविड पोर्टफोलियो सबसे स्ट्रांग है। वीरू, जैसे चंदन ने डिफाइन किया और एक ही स्टेटमेंट में अल्फा और फार्मा ये बहुत ही यूनिक इंस्टेंसेस होते हैं, क्योंकि फार्मा कंपनियां लार्जली आपको अल्फा ट्रेड नहीं देती हैं क्योंकि ये लार्जली डिफेंसिव होते हैं, बहुत आराम से चलते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सिप्ला हो, थायरोकेयर हो, सब में तेजी देखने को मिली, इसीलिए वो एक ट्रेड आपके लिए स्पॉट किया गया है। 1.5% ऊपर सिप्ला, और ऑफ कोर्स ग्रैन्युल्स की बात गावा साहब भी करते दिखाई दे रहे थे, और लूपन की भी बात हो रही है। क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी इसी सेक्टर में देखने को मिली है। पालविया साहब बताइए, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, मार्केट का टेक्सचर तो अभी वीक है और अब हम 18,000 के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहे। ओपनिंग के पहले हमने M&M पे शॉर्ट दिया था, वो फिसलते हुए दिख रहा। अभी हमें लगता है कि यहाँ पे अमरा राजा बैटरी पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक में भी जिस तरीके से ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहे, स्टॉक अब अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, तो अमरा राजा बैटरी का फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह 635-36 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें शॉर्ट करेंगे। और लोअर साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 620 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 645 का। आपके अगर देखिए हमारा जो बैटरी सेल है आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज हमारा जो बैटरीज लेके आइएगा। बीच में दरअसल कुछ समय के लिए इस पे एक पुल बैक आया था, लेकिन वो अब पूरा का पूरा डिसॉल्व वगैरह देखिए हो चुका है। यस, स्टॉक अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल लेवल को तोड़ के अब ट्रेड करता हुआ, आई थिंक आपने एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहीं ना कहीं राजेश पालवे जी इस स्टॉक में ले लिया है। राजेश जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा? क्विक सिंगल फार्मा पे है, सन फार्मा लॉन्ग साइड पे है, लेकिन मैं देख रहा था कुछ शॉर्ट मिले क्या, तो देखिए मुझे स्ट्रक्चरली थोड़ा सा फार्मा लॉन्ग साइड का पोर्टफोलियो रहेगा आज, लेकिन ट्रेड्स रहेगा, लेकिन सेल करूंगा JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर। यहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन दिखता है, 540 के नीचे आज ये खुला है और वहीं से मुझे लगता है ये टूटे, तो इसका जो टारगेट है वो रहेगा 520 का। 535 के नीचे आपको बेचना है, स्टॉप लॉस रहेगा 542। तो JSPL इज अ सेल। में एक बिकवाली का ट्रेड मेटल्स भी क्रैक करते हुए दिखाई दे रहा है। अमित, आपका कोई ट्रेड तेजी या मंदी? जी हर्षित, अगर मैं सन फार्मा के साथ ही जाना चाहूंगा। डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे, और 10 डेमा के ऊपर कल इसने गेन्स गिव अप कर दिए थे, लेकिन आज फिर से 10 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। 1023 का प्राइस है, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1008 का, और टारगेट्स रहेंगे 1060 के। 1060 के लिए तेजी वाला ट्रेड सन फार्मा में। तो ये है क्विक सिंगल्स, जहां पर मंदी के सौदे क्लियरली आए हैं, और अगर आप फार्मा सेक्टर पर नजर रख रहे हैं तो वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और अगर आप निफ्टी 50 पर भी ध्यान देंगे तो सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज और उसके साथ में आपका HCL टेक, सिर्फ यही 5-6 स्टॉक्स हैं जो दरअसल पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, वरना बाकी के बाकी स्क्रीन में आप देखेंगे पूरी लाली छाई हुई है। टॉप लूजर्स में हर टिक के साथ जो वीकनेस अब आने लगी है वो हाई बीटा प्लेस, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, पोजीशंस हो रही है तेजी से अनवाइंड। बताइए चंदन, आपकी क्या सलाह होगी? पोजीशन है तो हल्की करना शुरू करें, प्रॉफिट बुक करें? बिल्कुल पोजीशन हल्की करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो इंडेक्स की लेवल को तोड़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं डाउन साइड की लेवल ओपन कर रहा है, और दूसरा जो हाई बीटा काउंटर है वो चलते भी फास्ट है तो गिरते भी फास्ट है। तो मेरे हिसाब से इन सारे काउंटर में पोजीशन ट्रिम करना चाहिए, क्योंकि बाजार में कभी कभी ऐसा भी टाइम होता है कि आप थोड़ा सा 2 स्टेप बैक जाए ताकि आप 4 स्टेप जंप कर सको। तो इस टाइम को आपको उस हिसाब से डील करना चाहिए। जिस हिसाब से बाजार गिर रहा है, आपका टाइम रिस्की बेट या हाई बीटा वाले काउंटर को पिक करने का नहीं है। तो अडानी यदि किसी ने लिया है तो ऑलरेडी मुनाफे में होंगे। वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव क्रॉस ओवर बन रहे हैं, जो एक कंपैरेटिवली सेल सिग्नल दिखा है, और एक मल्टीपल टॉप्स के ब्रेकडाउन इसको लगभग 3,900 4,000 के नीचे मिले, तो वापस उन लेवल को निकले तभी आप पोजीशन बने, अदरवाइज ट्रिम करें। 3500 3400 तक के डाउन साइड बनेंगे। अडानी पोर्ट्स में भी वही कहानी है, राउंडिंग और मल्टीपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है, नीचे में लगभग 780 750 तक डिक्लाइन आ सकते हैं। तो इन दोनों काउंटर में जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसकी वजह से मुनाफा वसूली बननी चाहिए। जी हाँ, अच्छा एक बार आप निफ्टी लेके आइएगा स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब प्लीज, और निफ्टी का आज का हमारा एक बेस लेके आइएगा 17,900 करीब करीब, आप समझ लीजिए एक पिवट पॉइंट है ऊपर नीचे की तरफ 17,964, ठीक है, वही हमारा आज का लेवल था, एग्जैक्टली जो थर्ड लेवल था, जहां की मैंने कहा था अपने शॉर्ट्स को कवर करने की सोचिएगा, या फिर अपने ट्रेड को चेक कर लीजिएगा प्लीज। 17,900 आज का जो लो है ना, एग्जैक्टली वही है, यही पॉइंट 17,964।
अभी वहां से हल्का सा एक पुल बैक आया है, करीब करीब 980 की तरफ स्पॉट आ गया है। मैं यही कहूंगा कि प्लीज या तो अपने शॉर्ट को कवर कर लीजिएगा इतने अच्छे प्रॉफिट्स के बाद, या फिर एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ अपने शॉर्ट ट्रेड को लॉक कर लीजिएगा। अगर आपका पेट अभी भरा नहीं है या फिर अपने शॉर्ट को ओपन रखना चाहते हैं तो प्लीज एक लॉजिकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ऑल्दो वी आर इन वीक ट्रेजेक्टरी वेल बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन ये ट्रेड को चेक करने का टाइम है सिंपली बिकॉज ऑफ फ्राइडे फैक्टर। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक में हमने एक बात क्या की थी सुबह, आज जो बेस था 42040 और 41860 860, इस जोन में आकर अपने ट्रेड को आपको चेक करना पड़ेगा। और आज का निफ्टी बैंक का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें 41,932 है। तो प्लीज मैं आपसे फिर कहूंगा कि यहां पे अपने ट्रेड्स को चेक करने का वक्त है। ओवर प्ले मत कीजिए इस डायरेक्शन को, बट एटलीस्ट एक हर्षदा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जरूरत, पॉकेट फ्रेंडली बहुत जरूरत है यहां पर। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे अगर आप एक शॉर्ट साइड के ट्रेडर हैं इस समय। ध्यान दीजिए क्योंकि निचले लेवल से कोशिश फिर से हो रही है 18,000 की तरफ जाने की और टिकने की। अच्छा, एक स्टॉक सातपुते जी खास आपके लिए चल रहा है, शिल्पा मेडिकेयर 4% ऊपर और खुलने के बाद यहाँ पर बड़ी तगड़ी तेजी देखने को मिली। आज का ये मूव, क्योंकि आप सिप्ला बायोकॉन सब पे वैसे भी पॉजिटिव है ही, शिल्पा का क्या हाल है? हर्षदा जी देखिए, आप कह सकते हैं कि टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो मुझे लगता है ये 250-260 का जो स्ट्रक्चर है, वो जो लेवल है वो फिलहाल के लिए तो होल्ड रहेगा। तो यहाँ से देखिए एक रिलीफ रैली की उम्मीद रखे करीबन 300-310 तक। अभी हालांकि ये लोअर लेवल से घूमेगा तो हर छोटे छोटे लेवल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखेगा। तो आपको बाय करना है 275 के ऊपर 265 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। इसका जो टारगेट सेट करे करीबन 300 का, जो बड़ी रैली मिलेगी हर्षदा जी वो सिर्फ 300 को पार करने के बाद ही मिलेगी। इन दैट केस आप 340 का टारगेट अनफोल्ड करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट 300, इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस 265। जी हाँ, और मैं आपको बार बार ट्रेड चेक करने के लिए इसलिए कह रहा था कि एक हल्का सा चेंज आया है जिस पर हर्षदा ने भी सुबह बात की थी और मैं भी कर रहा था। दैट्स रिलायंस। याद रखिएगा, मैं सिर्फ इंडेक्स में और उसके बिहेवियर में इंटरेस्टेड हूं। रिलायंस का इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन रिलायंस की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। रिलायंस का आज का लो क्या है, प्लीज डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा रिलायंस के और उस पर ड्रॉ कर दीजिएगा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का रिलायंस का लो डॉट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 16 दिसंबर को जब बाजार में क्रैक आया था उस दिन का लो भी रिलायंस का एग्जैक्टली यही था। वहीं से इसने नेक्स्ट 2 दिन पुल बैक दिया था और एग्जैक्टली इस वक्त लो 100 डेमा और एग्जैक्टली जो ये प्राइस है ये 50 डेमा है। तो ये एक पुल बैक की भूमिका निभा सकता है। स्टिल डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, ये कोई ट्रेड थॉट नहीं है, याद रखिएगा। राजेश पालवी जी, आपका व्यू इस क्रॉस कॉम्बिनेशन पे? तो रिलायंस पे जरूर बिल्कुल यहाँ पे एक डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिल रहा है मार्केट में। ऑलमोस्ट जिस तरीके से अपने एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है। और जब तक ये स्टॉक में 2555 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं फिसलता, हमें लगता है कहीं ना कहीं यहीं से एक सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही आपको ट्रेड कर रहा है 18,000, जो कि मेक और ब्रेक लेवल है। और फर्दर यहाँ से अगर मार्केट को अगर पुलबैक भी देना है तो 18,000 के आसपास इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना होगा, अदरवाइज यहाँ से कंटिन्यूएशन रहेगा इस डाउन ट्रेंड का। रिलायंस का कल के सेशन में भी एक जिस तरीके से बिहेवियर था, हमें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 2595, 2595 ये लेवल के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये कहीं ना कहीं एक इंडेक्स को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। 2620, 2630 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है अभी इस ट्रेड के लिए वो 2555 के आसपास है। ये लेवल जब तक होल्ड है, हमें लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिलायंस एक रिवर्सल या एक पुलबैक बनाते हुए दिख सकता है। रिलायंस पर दारोमदार रहेगा। अब मार्केट को थोड़ा सा संभाले क्योंकि बाकी चीजें तो पूरी तरह से क्रैक करती हुई दिखाई दे रही हैं। टाटा मोटर्स एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस पर शॉर्ट कॉल तो आया ही था, लेकिन कल भी टूटा था काउंटर। 384 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। गावा साहब, टाटा मोटर्स अब ये फ्रेश बिकवाली में अगला पड़ाव क्या रहेगा? तो इसका जो चार्ट देखता हूं तो उसके हिसाब से लगता है कि शायद लो लेवल्स और भी देख सकते हैं। 390 का स्टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट रहेगा वो करीब 350 के आसपास है। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। यस, टाटा मोटर्स।
तो टाटा मोटर्स 350 की तरफ बढ़ता हुआ साफ दिखाई देगा। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स आप रेडार पर रखिए। फार्मा के साथ ये कंपनियां भी चल रही हैं। मेट्रोपोलिस अब थोड़ी सी हरकत दिखाने लगा है, करीब करीब 0.5% ऊपर आया। डॉक्टर लाल पर भी नजरें रहेंगी, लेकिन कैश मार्केट में ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। अब विजया देखिए, आप थायरोकेयर देखिए, आज तो कृष्णा डायग्नोस्टिक जैसे स्टॉक्स भी चले हैं। अमित, इनमें से कोई ट्रेड जो आप फिलहाल प्रेफर कर रहे हैं लेना? नहीं हर्षिता मैम, मैं एक्चुअली इसको ट्रैक नहीं करता हूँ ये सेक्टर को। नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्राइस एक्शन देखने को मिल ही रहा था। पालविया साहब, आपके रेडार पर आया है क्या ये विजया, थायरोकेयर एंड द लाइक्स? देखिए, थायरोकेयर में देखें तो सेटअप तो अभी भी नेगेटिव है। जो कल एक पुलबैक बना था, उसके बाद वापस से इसमें सप्लाई बना, बट अभी भी हमें लगता है कि स्टॉक जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है 660 670 के लेवल को क्रॉस करने में, हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे ये एक सप्लाई जोन जब तक क्रॉस नहीं होंगे थायरोकेयर में, यहाँ पे एक कंटिन्यूस बाइंग एक्शन थोड़ी यहाँ पे रुकते हुए दिखेगी। 670 के ऊपर हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ पे पुलबैक बन सकता है, क्योंकि पूरे सेगमेंट में जरूर एक बाइंग बनी है और कहीं ना कहीं एक रिस्क ऑन ट्रेड जो बोलते हैं कोविड के चलते फार्मा स्पेस में एक डाइवर्ट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे वॉच करना चाहिए। 670 के बाद जरूर यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है और अपसाइड में फिर ये स्टॉक में टारगेट आना चाहिए 720 तक के। विजया की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में जरूर रिकवरी में एक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक लास्ट 3 सेशन से सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ जरूर थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखी है। तो विजया में हमें लगता है कि ये जो पुलबैक बना है, एक अपमूव बना है, ये यहाँ पे 490-95 की तरफ जाते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 458 के आसपास। और अब तक के बहुत अच्छे ट्रेड्स में सिप्ला बहुत अच्छा ट्रेड निकला जनाब, और डे हाई की डिरेक्टरी में ट्रेड करता हुआ ये, और स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया इस स्टॉक ने। और उसके बाद एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स लेके आइएगा, यहाँ पर देखते हैं क्या ट्रेजेक्ट्री है और किस रेंज में आके ट्रेड कर रहा है। आपके स्क्रीन पे अपोलो हॉस्पिटल्स लेके आएंगे, इट्स 4777, करीब 4 रुपए अभी भी नीचे है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स फ्लाइंग हाई, और क्या गजब का मूव दिया। सिप्ला पे राजेश पालवे जी, कोई कॉल पकड़नी चाहिए क्या? आई थिंक कॉल्स में ट्रेड आज ही पॉसिबल है। एक बार इसकी कॉल लेके आइएगा 1160 या फिर 1150 की। डॉक्टर साहब जो भी अवेलेबल हो, मेरे ख्याल से सिप्ला की कॉल को रीड करने की कोशिश करते हैं। एक बार पहले प्रीमियम चेक कर लें इसका जरा, सिप्ला.call.1150 ट्रेड कर रही है 1375 पर। राजेश पालवे जी, राय क्या है इस ऑप्शन पे? 1375 पे ट्रेड करते हुए आपका व्यू? 1330 पे माफ कीजिएगा। तो देखिए, कुछ ही स्टॉक्स हैं जो देखें एक अच्छे सस्टेन्ड अपट्रेंड को अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें सिप्ला, सन फार्मा, ये 2 स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं। और फार्मा जैसे फ्लेवर है, देख रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से एक अच्छी बाइंग बनी है। स्टॉक में जिस तरीके का एक्शन बना है, हमें लगता है यस बाई किया जा सकता है। 1150 का कॉल ऑप्शन, अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के आना चाहिए 19 रुपए 22 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखे करीब 9 रुपए के आसपास। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली सेटअप पे आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, हमें लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ पे 1170 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है स्टॉक में। तो ये ऑप्शन बाई की जा सकती है 1150 की, 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 18 से 22 रुपए तक के, 19 रुपए से 22 रुपए तक के टारगेट के लिए। 1150 का कॉल सिप्ला वाला लेकर चले, यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी। अच्छा, डीवीज लैब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2 ट्रेडिंग सेशन पहले हमने इसका जिक्र किया था कि फाइनली अब ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई देगा, और वो देखिए मूव दिखा रहा है 1.5% ऊपर। पिछले आधे घंटे में आप देखिएगा यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। वीकली आधार पर आपको डीवीज दिखाई देगा 7% ऊपर। काफी दिनों बाद इस तरह की रौनक स्टॉक में वापस लौटी है। राजेश सातपुते, क्योंकि आपने प्री मार्केट में इस पर एक व्यू दिया था, 3560 आपका टारगेट, उसके करीब जा तो रहा है। इनफैक्ट 3559 के हाई को इसने छुआ है, तो नियरली आपका टारगेट हिट हुआ। अब यहां से कुछ लेवल्स को बदलेंगे या फिर अब थोड़ा मुनाफा वसूलना शुरू करेंगे? हर्षदा जी, देखिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग का पहला पड़ाव तो हो गया, तो स्विंग ट्रेडिंग वाले तो प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू रहना है तो इंट्राडे के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग करे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए जिनको रखना है थोड़ा सा, तो उनके लिए तो नया स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 3485 का मेंटेन करे। दिस इज 3550 3560, ये इसका 100 DMA का एक जोन है। अगर ये लेवल निकले तो मुझे लगता है आज ही ये 3600 3620 तक जाएगा। तो करंट लेवल से भी 50 to 70 रुपीज का स्विंग अभी बाकी है।
ये अगर आप देखें आपका व्यू इस स्टॉक पे, आप एक काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे विषय को चेंज करते हैं। आज की ट्रेड सीक्वेंस चार का चौका की क्या है, कौन कौन सा स्टॉक देगा उसके बारे में बताते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन आज राजेश पालवे जी के सौजन्य से आएगा, वो बताएंगे आपको कि आपको वो सस्ता ऑप्शन क्या पिक करना चाहिए। और एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश का अवसर देंगे, चार का चमत्कार चंदन तापड़िया जी, और साथ ही साथ मिड कैप फंड आशीष महेश्वरी जी के सौजन्य से आएगा। निफ्टी कुछ स्थिरता, कुछ अगर आप देखिए स्टेबिलिटी साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 18000 वहां पे ढूंढने की कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी एट 42000 यहां पे कुछ स्टेबिलिटी खोजने की कोशिश करता हुआ। और यस, एक चीज विजिबल है, कुछ बैंक्स जो हैं वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। मेरे स्क्रीन पर एक बैंक आया था बंधन बैंक, उसमें एक मूव था। और जरा इंडसइंड बैंक लेके आएंगे एक बार जरा प्लीज, उसकी कुछ कॉल्स मेरे स्क्रीन पर आके डे हाई पर फ्लोट कर रही थी, तो मैं जरा एक बार इंडसइंड बैंक को ही चेक कर लेता हूं एग्जैक्टली। अगर आप देखें ये कौन सी ट्रैजेक्टरी में है, इट्स 1176, यस काफी नीचे खुला, बट अब अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कल की क्लोज की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। तो ठीक है, अगर आप देखें बाजार में थोड़े से पुल बैक विजिबल है। आशीष महेश्वरी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बाजार का कॉन्फिडेंस इस वक्त फार्मा है, फार्मा, और आज भी अगर आप देखें स्क्रीन, लुक एट ग्रेनुअल्स, बायोकॉन, दिवीज, सिप्ला, लुपिन, सिंजन, डॉक्टर रेड्डीज, मेट्रोपोलिस, जायडस और विंडो फार्मा, ये डेरिवेटिव्स के गेनर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि कोविड, इसी का अगर आप देखें तो इस वक्त फियर बाजार पे छाया हुआ है। आपकी अप्रोच मार्केट्स पे, और आशीष आप आज किस स्टॉक को अप्रोच कर रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली योर मिड कैप फंड है, लेकिन हाँ फार्मा में। जी, मेरा मानना है कि उन कंपनियों को जो चाइना को ये जो पैरासिटामोल और या जो बेसिक ड्रग्स है वो एक्सपोर्ट करती है, उन कंपनीज की तरफ बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आज जैसा खबरों में आया है कि जो ब्लैक मार्केट वहां पे डेवलप हो गया है, या जो शॉर्टेज है नॉन बेसिक ड्रग्स की, इबुप्रोफेन या पैरासिटामोल्स वगैरह की, तो उन कंपनीज पर बिल्कुल नजर रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि क्योंकि फार्मा एक बीटन डाउन सेक्टर रहा है, पूरे साल कोई परफॉर्मेंस नहीं आया है, तो एक जो सेक्टरल चर्निंग का मेजर बेनिफिशियरी फार्मा ही रहने वाला है। तीसरा, अब चूंकि एक थोड़ा सा रिस्क अवर्जन मार्केट में बढ़ गया है, तो जब भी हमने देखा कि कोविड को लेकर जब भी रिस्क अवर्जन बढ़ेगा तो फार्मा और डायग्नोस्टिक यही स्टॉक परफॉर्म करेंगे। और इनफैक्ट आप देखिए ज्यादातर डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी अपने 52 वीक लो के पास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक सेक्टर अभी लाइमलाइट में रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ खबरें आती रहेंगी इस सेक्टर को लेकर और कोविड को लेकर, और जिसके कारण से इन स्टॉक्स में मोमेंटम जारी रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे इनफैक्ट थायरोकेयर और विजय डायग्नोस्टिक्स के स्टॉक्स में बिल्कुल नजर रखना चाहिए, और फार्मा में सिप्ला और ग्रेन्यूल्स, ये दो स्टॉक मुझे पसंद है। ग्रेन्यूल्स आपके प्रेफर्ड पिक होंगे फार्मा कंपनियों में, और विजय डायग्नोस्टिक, इनफैक्ट विजय डायग्नोस्टिक मुझे याद है सोमवार के रोज हम सौरभ मुखर्जी से बात कर रहे थे, उनका अगर आप देखें कि ये बहुत कन्विक्शन वाला कॉल था। सिप्ला की वो कॉल करीब करीब 1455 की हो गई, करीब करीब 1510 का हाई लगा के आई, अच्छा मूव दिया सिप्ला की उस कॉल ने। दिवीज अब करिश्मा करता हुआ, दिवीज आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पे फ्लो करता हुआ, प्लीज एक बार चार्ट लेके आइएगा। एक दिन का पॉज था, लेकिन उसके बाद फिर से अगर आप देखें शूट अप करता हुआ स्टॉक का 3582। एक बड़ी चीज है कि इस स्टॉक ने आज अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पूरा कर लिया। हर्षदा, इनफैक्ट 3560 उसी का जिक्र कुछ ही देर पहले हम कर रहे थे, 3581 पर आ चुका है, और ये दरअसल बहुत ही बढ़िया ट्रेड इनफैक्ट राजेश सातपुते ने आज सुबह सवेरे पिक किया मार्केट खुलने से पहले। अब 3600 3620 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है काउंटर, जिस तरह का मूव देखने को मिला। इनफैक्ट कुछ देर पहले हमने शिल्पा मेडिकेयर का भी जिक्र किया था, वो स्टॉक भी आपको दिखा देते हैं 289 के लेवल्स पर। हमारी बात करने के बाद स्टॉक में और मोमेंटम आया, 8% तक की गेन्स देखने को मिले, तो वो भी कुछ काउंटर्स है जो आपके रेडार पर होने चाहिए। लेकिन बार बार घूमकर नजर मेरी सूला पर जा रही है, स्टॉक अब 338 के आसपास। और आशीष महेश्वरी, थोड़ा सा विषय बदलते हैं, क्योंकि पूरा क्रिसमस चीयर का कचरा कर दिया है इस मार्केट ने। आप देखिए एक तरफा बिकवाली का दबाव, नॉर्मली नहीं तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, अब मार्केट चल ही नहीं रहा है तो एक्साइटमेंट एकदम फुस हो गई है। अब सुला बेचारा इस तरह के मार्केट में लिस्ट हुआ इशू प्राइस के नीचे। ऑफ कोर्स कल हम बात कर रहे थे तो वैल्यूएशंस का जिक्र हुआ था कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये एक वाइन कंपनी है, एक प्रीमियम वाइन कंपनी है भारत में, और इस ब्रांड को बड़ा बनाने की कंपनी का हमेशा से इरादा था, और ग्लोबली इस ब्रांड को लेकर जा रहे हैं ये अब अग्रेसिवली। ये बताइए इन लेवल्स पर 300 के आसपास क्या आप कंफर्ट रखते हैं खरीदने का, स्पेशली कल जब गोल्डमैन और दूसरे बड़े निवेशकों ने भी पोजीशंस लेना शुरू कर दी है?
देखिए 2700-2800 करोड़ तो मार्केट कैप में कंपनी में ऐसे तो कोई बुराई नजर नहीं आती, बट जो मार्केट सेंटिमेंट है उसका एक विक्टिम रहा है सूला। तो और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा लोअर एंड पे था, जबकि काफी हाइप के साथ इशू आया था, बट रिटेल निवेशकों का बहुत ज्यादा रुझान नहीं था, ना सूला में था, ना हमने लैंडमार्क कार के आईपीओ में देखा। तो उसका ही विक्टिम है, क्योंकि यदि आईपीओ में ही डिमांड नहीं रहता तो काफी मुश्किल रहता होता है स्टॉक को पोस्ट लिस्टिंग तो उन अपने प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेरी सलाह रहेगी अभी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए सूला वाइन के स्टॉक में नई परचेजेस के लिए, क्योंकि अभी सेंटिमेंट्स भी उस हिसाब से नहीं है। और जैसा हमने देखा कि ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स में भी और फूड स्टॉक्स में भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग चल रहा है, तो शायद सूला में भी एक थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। मुझे तो लगा इनफैक्ट ये कोविड के फियर्स के बाद अब फिर से स्टॉकिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछली बारी जब लोगों को ऐसे भनक लगी थी कि देखिए सेकेंड वेव में फिर से एक लॉकडाउन आएगा, तो बड़े पैमाने पर खाने और लिकर की स्टॉकिंग हो गई थी जो पहली वेव में नहीं कर पाए थे। So you never know. मेरे को लगता है स्टॉकिंग तक तो बात नहीं जाएगी मेरे ख्याल से। अच्छा, एक होता है, एक फियर तो होता ही है। मैं खुद जहाँ अगर आप देखें गेस्ट हाउस में स्टे करता हूँ, वहां पे जितने भी अगर आप देखें स्टाफ है, वो मुझसे कल यही पूछा था, सर लॉकडाउन लगेगा क्या? सर लॉकडाउन, क्योंकि देखिए प्रश्न उनका गलत नहीं है। जो था ना जला हुआ दूध का वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। Correct. पिछली बार किन अवस्था में लोगों ने ट्रेवल किया था तो उनका पूछना लाजमी है, ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसमें कोई राय नहीं है। बट यस, सूला वाइन पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ। उसके बाद दिवीज डेव आज का अगर आप देखें सुपर स्टॉक डे हाई पे ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी हेल्थ केयर, अच्छा निफ्टी हेल्थ केयर दिखाइए जरा प्लीज। मतलब एक होता है ना इंडेक्स जो होता है ना, वो आपको बताता है कि क्या रीगेन करने की पॉसिबिलिटी है। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स जो है 8336 पे, अगर मैं इसका बहुत लॉन्गर टर्म चार्ट देखूं, इनफैक्ट यस, तो यस पोटेंशियल लगता है जनाब। चार्टिंग के लिए आप देखें इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अगर आप देखें ये भी आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा वो मैं इंडसइंड बैंक का जिक्र कर रहा था ना, जरा वो स्क्रीन पे लेके आइएगा राजेश पालवी जी, जरा इंडसइंड बैंक को देखिए, इसका जो पुल बैक है थोड़ा सा सीरियस होता हुआ। नाउ इट्स 1178, आपकी राय से स्ट्रक्चर पे? तो देखिए ये स्टॉक में जो डिप मिली थी उसके बाद स्टॉक में जरूर पुल बैक बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही सपोर्ट बना के वहां से बाउंस दिया है, तो अभी भी नियर टर्म स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग स्टॉक्स के स्ट्रक्चर वीक हुए, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जरूर है। तो इंडसइंड बैंक उसमें से एक स्टॉक है जहां पे स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। यहाँ पे सपोर्ट जरूर लिया है स्टॉक ने, लेकिन ट्रेड अगर लॉन्ग साइड का यहाँ पे जिसका भी ओपन है, तो यहाँ पे हम ये सजेस्ट करेंगे स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करने होंगे, और वो होगा करीब 1160 के आसपास। पुल बैक जरूर बना सकता है स्टॉक, और जिस तरीके से बाइंग बन रही है ओपनिंग से यहाँ पे 1195 1200 तक के अपसाइड इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। एक स्टॉक याद रखिएगा, सेकेंड वेव में जो सबसे ज्यादा याद आया था, बताइए वो कौन सा था? एक तो लिंडे इंडिया था, हाँ वो तो खूब चला था, जिसका हम कल भी जिक्र कर रहे थे। दूसरा था मोरपिन लैब, याद है आपको? हाँ ऑफ कोर्स, चलने लगा है क्या? 40-30 3 दिन में ये स्टॉक जानते कहां से कहां है? 3 दिन में स्टॉक लगभग 31 रुपए से आज 41 रुपए पे आ चुका है। तो यही ट्रेड्स है, लेकिन मेरी नजर और सातपुते जी की नजर डीवीज लैब से नहीं हटेगी। 3600 के पार निकला, 3610 का इसने लेवल छुआ है। बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपने दिया, कांग्रेचुलेशन सातपुते जी। टारगेट हिट और एक बार फिर लगा दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। अब बताइए 3620 का इंतजार करेंगे और उस इंतजार में अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर रहे हैं या टारगेट को भी बढ़ाएंगे? देखिए दोनों करेंगे। देखिए हमारा जो पहला पड़ाव था वो हुआ, सेकंड पड़ाव 3620 है, लेकिन चार्ट देख के लगता है अभी जो नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा, कि यहाँ पे सुबह सुबह शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये 3620 अगर अनफोल्ड करता है तो फिर ये मुझे लगता है 3750 का टारगेट पोजिशनली करेगा। ये प्रोबेबली आज नहीं करेगा, लेकिन पोजिशनली करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे। जो स्टॉप लॉस इनिशियली हमने ट्रेल किया था 3500 पे, उसे अभी नया बनाइए 3550 एंड मेंटेन योर पोजीशन। एक बार 3620 को लान देता है, पार करता है, फिर आप स्टॉप लॉस को और थोड़ा सटीक लेके आइए। तो फिलहाल तो इट्स होल्ड फॉर मी। होल्ड करने की सलाह और ट्रेल कीजिएगा अपने स्टॉप लॉस को 3550 पर। अब स्टॉप लॉस लगाइए और कैरी कीजिए इस ट्रेड को। ये है आपके लिए राय। अच्छा महेश्वरी जी, ये तो काफी सुस्त पड़ा था स्टॉक, फाइनली इसके जान में जान आई है, रीरेट हो रहा है क्या? बिल्कुल
जैसे फार्मा एक सेक्टर पूरा ही रीहेट होने की मेरा उम्मीद है, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया का जो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, पहला पेट्रोलियम, दूसरा ज्वेलरी, उसके बाद थर्ड सेक्टर है तो फार्मा ही। तो इंडिया को जैसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और अब जिस हिसाब से कोविड के जो फियर आ रहे हैं, तो बिल्कुल इन सारी कंपनियों को एक शॉट इन द आर्म जो कह सकते हैं वो मिलने वाला है। जरूर जो चाइना को हमारे एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1.5-2% है हमारे एक्सपोर्ट का, क्योंकि यूएस हमारा लार्जेस्ट मार्केट है। बट मुझे लगता है कि कैसे भी करके हमारी दवाएं बिल्कुल चाइना का रास्ता भी ढूंढ लेंगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए, और बेस्ट पार्ट ये कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। दूसरी बात, जो ज्यादातर स्टॉक्स अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ना कि 52 वीक हाई के आसपास, तो इम्पैक्ट कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। जब थोड़ा सा स्टॉक लेने जाते हैं तो स्टॉक काफी बढ़ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक का, इनफैक्ट एक स्टॉक मुझे और पसंद आ रहा है आरती ड्रग, इस स्टॉक पे भी नजर रखना चाहिए। इस टाइप के स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से काम करते हैं, चार का चौके का जो क्रम है वो शुरू करते हैं। राजेश पालवे जी, आपका सस्ता ऑप्शन। वीरेन जी, नजर तो फार्मा स्पेस पे ही है, और उसमें हमें लगता है कि बायोकॉन पे भी फोकस रखना चाहिए। स्टॉक में देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। लास्ट सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू होते हुए दिखा था। हमें लगता है बायोकॉन की यहाँ पे 275 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है। स्टॉक में जो रिवर्सल बना है, एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट डेली सेटअप पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है बायोकॉन का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 285 की तरफ। तो बायोकॉन की 275 की कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं हम इसमें 9.5 रुपए से 11 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 4 रुपए के आसपास। आज का अगर आप देखें सस्ता ऑप्शन बायोकॉन का कॉल ऑप्शन 5 रुपए 45 पैसे पे 275 का। प्रकाश रावत सर, आपका एफएनओ सुपरस्टार। मेरा एफएनओ सुपरस्टार, मुझे लगता है जाना चाहिए कोलगेट के, सब ध्यान देना चाहिए कोलगेट पर। बहुत ही टाइट स्टॉप लगाना चाहिए 1585 का, बस ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड अगर चला जाता है तो 1605 तक जाने की संभावना है कोलगेट में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली 1600 की तरफ बढ़ रहा है। ये एफएनओ का सुपरस्टार। चंदन, आपकी बारी, बताइए चमत्कार। बिल्कुल, देखिए इस मार्केट में हर्षिता जी फार्मा पे फोकस करना चाहिए, वहीं पे मोमेंटम है, और इंडेक्स का ओवरऑल ट्रेंड सेटअप नेगेटिव है, कहीं ना कहीं अब 18,000 के नीचे होल्ड कर रहा है, तो 17,777 के रास्ते खुल रहे हैं। मैं लुपिन पे फोकस करूंगा। क्विक सिंगल पे भी मैंने लुपिन पे बात की, और अब इसमें भी मैं लुपिन की बात करूंगा। मेरा मानना है कि ऐसे मार्केट में सिलेक्टिव ट्रेड करें, उन्हीं को आप यदि कैरी करें तो ही बेटर रहेगा। तो लुपिन को खरीदारी की सलाह है। 800 के हमारे टारगेट थे, वो इंटेक्ट है। अब जो सपोर्ट है वो लगभग 770-72 के आसपास होना चाहिए। तो 772 के सपोर्ट से 800-810 तक के टारगेट लुपिन में बनने चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल 800 के टारगेट्स के लिए लुपिन में पोजीशन कैरी करने की सलाह चंदन ने दिया है, चार्ट का चमत्कार। और अब बारी है मिड कैप फंडा की। महेश्वरी साहब, बताइए क्या आपने स्पॉट किया है, क्या आइडेंटिफाई किया है? इनफैक्ट थोड़ा फार्मा के बियॉन्ड में देखना चाहूंगा स्टॉक को, और यहाँ पर मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर। फैक्ट 270 रुपए के आसपास इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। अब रीजन ये है यदि फंडामेंटली देखूं मैं तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लास्ट ईयर कंपनी का जो मुनाफा 350 करोड़ रुपए का था, सिर्फ 6 महीने का मुनाफा 280 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा यदि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो 90% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, और करीब 8-8.5% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास में। तो सिर्फ 1.5% का यहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक फैक्ट के काउंटर में है। तो स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, और जो उनका नैनो फर्टिलाइजर जो लॉन्च होने वाला है वो एक बड़ा गेम चेंजर रहेगा फैक्ट के लिए। तो प्री बजट भी ये मेरा पसंदीदा पिक है, और इस मार्केट कैप में इतनी बढ़िया कंपनी मिलना मुश्किल है, तो बिल्कुल इस स्टॉक पर नजर रखी जा सकती है। फैक्ट आज को याद होगा, आज से करीब 5-7 रोज पहले हम इस मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे। आपका कन्विक्शन कॉल है फैक्ट आज का मिड कैप फंड। चलिए अब यहाँ से चर्चा जो का विषय बदलते हैं, और आज इस बाजार में जब दवा हर दर्द पे हावी है, तो आइए देखते हैं स्टॉक ऑफ द डे क्या है। यदि बताइए। देखिए, दो फार्मा स्टॉक्स जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ऑब्वियसली क्योंकि आज फार्मा छाया हुआ है तो स्टॉक ऑफ द डे भी वहीं से आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी बेहतरीन आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही सुवेन फार्मा और लुपिन पे। ऑब्वियसली सुवेन की बात करें तो यहाँ जो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है वो सजेस्ट कर रही है कि एडवेंट प्राइवेट इक्विटी फ्रंट रनर है सुवेन फार्मा में प्रमोटर्स का हिस्सा खरीदने के लिए, जहां प्रमोटर्स लगभग 60% हिस्सेदारी
जो है रख रहे हैं। ऑब्वियसली एडवेंट जो है 51% लगभग 6,000 करोड़ रुपए में खरीद सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। और ये न्यूज रिपोर्ट के बाद स्टॉक में लगभग 5% का जबरदस्त मूव आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली लुपिन एक डाउन टिक के बाद आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्होंने एक क्विनाप्रिल करके टैबलेट को यूएस मार्केट से जो है रिकॉल किया है, क्योंकि यहाँ इंप्योरिटीज पाई गई हैं और इंप्योरिटीज के चक्कर में यहाँ एक रिकॉल आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक गैप डाउन के बाद ऑब्वियसली क्योंकि फार्मा मूव हो रहा है, इस स्टॉक में भी आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो क्लियरली फार्मा पर ही नजरें आज, और नेगेटिव खबर को भी बाजार ने क्लियरली पचा लिया है। जिस तरह का मोमेंटम और सर्ज तेजी का बन रहा है फार्मा कंपनियों में। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। चलिए फटाफट से वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। हम पहला सौदा को यहीं समेटेंगे और रुख करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में, और आगे चर्चा में हमारा साथ देंगे राजेश सातपुते, साथ ही साथ आशीष महेश्वरी और अमित सेठ और पालविया जी भी, और इनसे कुछ और ट्रेड्स पर बात होगी। और वाइट ओक कैपिटल का भी एक पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे कि 2023 की तैयारी उनकी क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज माहौल थोड़ा सा फीका फीका सूखा सूखा सा है। बिकवाली का दबाव कायम है, 18,000 के नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। कोशिश हुई है 18,000 के ऊपर टिकने की, लेकिन हर ऊपरी लेवल पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली भी आ रही है। 17,978 का स्तर आपके सामने, 150 पॉइंट का नुकसान निफ्टी में। आप देखिएगा 550 पॉइंट की गिरावट पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, और भार आ चुका है निफ्टी बैंक पर भी, जो 42,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ। 1% तक का नुकसान निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक में, लेकिन ज्यादा प्रेशर मिड कैप इंडेक्स में बनता दिखाई दे रहा है। सेक्टोरली आपको एक चीज बता दे, फार्मा इंडेक्स ही है जहां पर हमने देखा है तेजी बनती दिखाई दी है, वरना आपका ऑटो हो, मेटल हो, बैंकिंग काउंटर्स हो, इवन टेक्नोलॉजी हो और एफएमसीजी, सब में बिकवाली ही बिकवाली देखने को मिली है। तो एक ही पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ आज, और वो है दरअसल फार्मा कंपनियां। और कोई भी फार्मा स्टॉक आप उठा लेंगे तो वहां पर तेजी बनती दिखाई दी। रिलायंस पर नजरें बनी थी कि कुछ सहारा आएगा, लेकिन यहां पर भी ऊपरी लेवल्स पर हल्की हल्की अनवाइंडिंग हो रही है वीरू। बस कुछ ही सेकंड तेजी में टिका, कुछ ही सेकंड टिका, लेकिन मैं फिर कहूंगा जरा प्लीज इंडेक्स लिखे आइएगा स्क्रीन पे। अगर आप एक बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं और सुबह ट्रेड चेक किया है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ हैं, तो प्लीज अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट रखिए। और 17,975 ये निफ्टी का स्तर है। मैं एक चीज बता रहा हूं यहां पे, अपने शॉर्ट ट्रेड को गार्ड करने के लिए, मतलब एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के तौर पे आप कल के लो 18,073, 18,074 को एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस मान सकते हैं। कल के लो को याद रखिएगा, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस मान सकते हैं। और अगर शॉर्ट कर लिया है तो सुभान अल्लाह। बाकी अगर आप देखें बैंक निफ्टी पे आपकी स्क्रीन पे 41,937, मेरे को ज्यादा पेन जो है वो बैंक निफ्टी में लग रहा है, लेकिन फिर कहूंगा कि कल के लो को एक रीजनेबल स्टॉप लॉस मान के अगर आप शॉर्ट हैं तो अभी भी रख सकते हैं, वरना बेस के आसपास या फिर बेस 2 के आसपास कवर करने के बारे में जरूर सोचिएगा। ड्यूरिंग द डे स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा 10:30 के बाद, वो क्या उसको देखते रहिएगा, मॉनिटर करते रहिएगा। पैनल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त राजेश पालविया भी हैं, उनसे करेंगे बातचीत। प्रकाश गाबासर, अमित सेठ और आशीष महेश्वरी। हम 2 लिस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। उन पर भी हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। 2 लिस्टिंग, अबांस होल्डिंग्स और लैंडमार्क्स कास की अगर आप देखें लिस्टिंग होनी है। एक व्यू राजेश पालविया जी, आई थिंक बैंक निफ्टी को गार्ड करने के लिए अभी तक कोई एक रीजनेबल स्टॉक हमको मिला ही नहीं है। आपका व्यू इस वक्त? बिल्कुल, तो एब्सेंट है यहाँ पे कोई भी स्टॉक में लीडरशिप। और बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो सारे लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स एक प्रॉफिट बुकिंग के दौर से गुजरते हुए दिख रहे, और हमें लगता है कि ये मिसिंग पार्ट है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि दोनों ही इंडाइसेस पे दबाव बनते हुए दिख रहा है। और सारे इंपॉर्टेंट लेवल को आप यहाँ पे जो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से जो इस एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस मंथ के एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थी, वो भी सब गिव अप करते हुए दिख रहे। तो 18,000 एक होप थी जहां पे पुट कंसंट्रेशन था निफ्टी में, वो तो गिव अप कर दिया। और बैंक निफ्टी में भी देखे तो 42,500 के आसपास एक जो अच्छा पुट राइटिंग का बेस था वो भी अब गिव अप करते हुए दिख रहे। तो हमें लगता है कि ये मार्केट एक अलग मोड में अब कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है नियर टर्म तो प्रेशर रहेंगे।
अगर हम देखें तो पीएसयू प्राइवेट दोनों ही बैंक्स में एक दबाव बनते हुए दिख रहा है और फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है अभी जगह है बैंक निफ्टी में, और मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्दर और प्रेशर पॉइंट जो बन रहे हैं मार्केट में वो बैंकिंग और फाइनेंशियल से और एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा अभी बचना चाहिए लॉन्ग साइड के ट्रेड इनिशिएट करने। जैम आप देखें आपके स्क्रीन पे लिस्टिंग इशू प्राइस करीब 506 रुपए और एडवांस होल्डिंग्स करीब 273 पे लिस्ट हुआ है, यानी अगर आप देखें लिस्टिंग गेन के तौर पे बहुत कुछ नहीं, मात्र 3 रुपए, करीब 270 रुपए इनका इशू प्राइस था। आपकी स्क्रीन पे करीब लैंडमार्क करीब 457 पे। तो यहाँ पर वो लिस्टिंग गेन की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। करीब करीब 506 रुपए का इशू प्राइस था 471 पर, तो यहाँ पे करीब करीब 50 रुपए का आई थिंक लिस्टिंग लॉस है। अगर मैं सीधे सीधे प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर मैं होल्डिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली लिस्टेड आप देखें नंबर टू नंबर कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट अबान होल्डिंग्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। माहेश्वरी साहब, इनफैक्ट ये लैंडमार्क ये तो आई थिंक बेहद ही निराशाजनक लिस्टिंग, इस पर आपका व्यू क्या है? अगर मान लीजिए मैं आईपीओ में लॉटेड हूं तो मेरा एक्शन क्या होना चाहिए इस वक्त 50 रुपए नीचे? ये बहुत ही खराब लिस्टिंग है, क्योंकि ये जो उम्मीद कर रहे थे मार्केट में शायद 15 से 20 रुपए डिस्काउंट में लिस्ट होने का एक्सपेक्टेशन था, बट ये काफी डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग है। बट बेस्ट पार्ट ये कि इसमें ज्यादा शेयर जो अलॉट हुए वो QIP को हुए, क्योंकि उन्होंने 8 गुना सब्सक्राइब किया। रिटेल में इनफैक्ट 0.6 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ था, तो एपेटाइट था ही नहीं स्टॉक में प्री लिस्टिंग भी, और QIP जो HNI पोर्शन था वो भी 1.5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा एपेटाइट रहने वाली है। और अभी जब इशू आया था और आज जब लिस्टिंग में वैल्यूएशंस में भी और जो मार्केट सिनेरियो में बहुत चेंज आ गया, अभी इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स में भी हमने देखा काफी प्रेशर है। तो ऑटो जो डीलर्स के स्टॉक हैं वहां तो इनफैक्ट जो समस्या है और ज्यादा रहने वाली है। तो मेरी सलाह रहेगी कि पहले तो नए निवेशक इसको खरीदने से बचे, और जिनको अलॉटमेंट हुआ है वो एक स्टॉप लॉस रखें कि 440 रुपए का एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखें। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है सही में। ओके, तो ये ज्यादा उम्मीद नहीं, और लैंडमार्क ने भी निराश किया। अबान होल्डिंग्स की भी लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पर ही है, जहां पर थोड़ा सा फीकापन ही नजर आ रहा है। अच्छा, आज एक इशू खुल रहा है, अभी इस टाइम पर इश्यूज आ रहे हैं जब मार्केट का पूरा सेंटिमेंट ही बिगड़ गया है। रेडियंट पर कुछ पढ़ाई हुई है क्या आशीष महेश्वरी जी? देखिए, रेडियंट के इनफैक्ट जो कॉम्पिटिटिंग कंपनीज हैं वो भी कोई बहुत अच्छा रिटर्न दिया नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि रेडियंट में भी कोई निवेश करना वर्थ है। और जो मार्केट सेंटिमेंट बने हुए आईपीओ को इनफैक्ट अभी टाइमिंग के लिए अवॉइड करना ही बेटर स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि सारे आईपीओ जितने भी हैं उन्होंने इतना रिच वैल्यूएशन ऑलरेडी मांगा है कि आपको बहुत मुनाफा मिलने वाला नहीं है किसी भी लिस्टिंग के बाद में भी। तो रेडियंट को भी मेरे अवॉइड करने की सलाह है। तो आज दरअसल रेडियंट का इशू खुल रहा है, उसको भी अवॉइड करें, और इन दोनों कंपनियों में भी आप देखिए ज्यादा कुछ मिला नहीं है, तो नया निवेश बिल्कुल चेज ना करें, ना ही एवरेज करने की कोशिश करें। लेकिन सवाल ये है कि अब नया ट्रेड किस तरफ बन रहा है। डीवीज लैब खूब जमा, वो दूसरा तीसरा टारगेट भी हिट हुआ है 3625 के लेवल्स पर इस समय, तो ये तो पूरी तरह से एक हिट्स ट्रेड साबित हुआ है। अब सातपुते जी बताइए अगला ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, देखिए 2 ट्रेड है यहाँ पे मेरे पास, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा कल भी हमने इस पे बात की थी, और सबसे बड़ी बात है कल इसने पुल ऑफ होने के बाद भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। 1010 का वो लेवल है, 1023 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो सन फार्मा लॉन्ग करे 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। प्रोबेबली थोड़ा अगर नीचे रखे 1005 तो दैट विल बी अ बेटर स्टॉप लॉस। सो इट्स अ बाय अबव 1020। इसका जो टारगेट दिखता है वो जो कल हमने कहा था कि एक पेंडिंग है वो है 1040 से 1050, ये रेंज रहेगी पहली। अगर ये रेंज निकले तो फिर मुझे लगता है बड़े टारगेट्स लाइक डिवीज अनफोल्ड होते जाएंगे, तो सन फार्मा पे बाय रहेगा। सेल मेटल्स पे है, जैसे मैंने सुबह भी बात की, जिंदाल स्टील एंड पावर का सेल था, अभी ऐड करूंगा JSW स्टील। टेक्निकली JSW स्टील भी वीक हो चुका है, 20 DMA के नीचे फिसला है विद राइज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे 730 के नीचे बेचना है, 738 का स्टॉप लॉस रखे और 710 का टारगेट। जी मेटल्स में पेन है, और पेन इस वक्त अगर आप देखें तो आईटी का भी बढ़ता हुआ 325 अंक नीचे, यानी 2 जो आई थिंक लास्ट सेशंस रहे जहां में आईटी में थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था, वो आज हमारे पास नहीं है। आज आईटी अगर आप देखें 321 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी करीब 41,900 की ट्रेजेक्टरी में,
और पेन और जिन स्टॉक्स में बढ़ रहा है, अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। अदानी पोर्ट्स अब डे लो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता है, इनफैक्ट स्तर है आपकी स्क्रीन पे। इट्स एक सेकेंड, अदानी पोर्ट डायरेक्टर साहब रखेंगे स्क्रीन पर, और आई थिंक यस इट्स 824। अब आप देखिए कि एग्रेसिव स्टॉक्स में पिछले 3 सेशंस में इस प्रकार की अनवाइंडिंग हुई है कि मात्र 3 सेशंस में स्टॉक अपने कहा 10 पे ट्रेड कर रहे थे, 20 पे ट्रेड कर रहे थे, एंड सडनली दे आर हेडिंग टुवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 814 के आसपास। आपका व्यू अमित जी अदानी पोर्ट्स पे? जी वीरेंद्र जी, अडानी पोर्ट में हमने कंसोलिडेशन देखा था जो कि फेल हो गया एंड मूव्ड ऑन द डाउन साइड। स्टॉक हमने देखा है कि ऑलमोस्ट अपने 100 एमआ को भी स्लिप कर गया है और इट्स हेडिंग फॉर इट्स 200 एमआ जो कि लगभग 815 के आसपास आता है। स्टॉक में डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर 815 में अगर ब्रेक होता है तो इसमें फर्दर प्रेशर आएगा जो कि लगभग इसे 760 765 के लेवल्स में तक ले जाएगा। फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी डाउन है, लेकिन अगर 815 जहां 200 एमआ वो ब्रेक करता है तो इसमें सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अडानी पोर्ट्स में। ओके, तो ये है फिलहाल अदानी पोर्ट पर आपके लिए क्लियर कट राय, क्लियर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उन लेवल्स ब्रीच करेंगे या नहीं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो इस समय दरअसल अपना मोमेंटम को और मजबूत कर रहे हैं। फार्मा के आगे ज्यादा एक्शन है नहीं। इप्का लैब्स लेकर आएंगे स्क्रीन पर जहां पर 1.5% तक का इजाफा है। मेट्रोपोलिस को रिविजिट करते हैं और डॉक्टर लाल को भी, क्योंकि दोनों काउंटर्स में और स्पेशली डॉक्टर लाल पैथ लैब में हम देख रहे हैं वो रिवर्सल ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पालवे साहब, आपकी क्या राय रहेगी? आप पहले विजया की बात कर रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर लाल कैसा खड़ा है ट्रेडर्स के लिए? तो बिल्कुल हर्षिता जी, ये पूरे सेगमेंट में बाइंग इंटरेस्ट बना है, तो लाल पाथ लैब भी उसी के चलते है कि यहाँ पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा। जिस तरीके के सेटअप है, हमें लगता है यहाँ पे 2440 2430 ये इमीडिएट हर्डल है। अगर ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 2500 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। अभी जिनके पास पोजीशन है उन्हें होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में जो पिछले 2-3 सेशन में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, वहां पे हमें लगता है कि स्टॉप लॉस जो रख लेना चाहिए करीब 2345 के आसपास स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखे। हमें लग रहा है कि यही एक सेगमेंट है जहां पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है आज के सेशन में भी बाइंग इंटरेस्ट। तो 2440 तक के अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है या होल्ड किया जा सकता है जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली डॉक्टर लाल की रह सकती है। अमित, आपसे अदानी पोर्ट पूछ रहे थे, लेकिन कोई फ्रेश ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है क्या इस घंटे के लिए? जी हर्षिता मैम, जाइडस लाइफ पे भी नजर रखनी चाहिए। जाइडस लाइफ का हमने ब्रेकआउट देखा था, लगभग 418 के लेवल्स कैश में हुआ था, वहां पे उसका एक नेकलाइन था। जाइडस लाइफ में एक अपमूव हम देख सकते हैं लाइक अदर फार्मा स्टॉक्स। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसका 418 के आसपास ही रखूंगा और टारगेट्स इसमें 445 पे रहेंगे जाइडस लाइफ में। जाइडस लाइफ में एक मौका क्लियरली बन रहा है। अच्छा, डिफेंस कंपनियां जहां पर उम्मीद थी तेजी आएगी, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बीडीएल ही एकलौता जो चल रहा है और बीएल में हल्की सी बढ़त देखने को मिली, वरना गार्डन रीच, मजगांव डॉक, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इन सब में आज कुछ मुनाफा वसूली ही हावी है। तो बीडीएल और बीएल पर राजेश सातपुते एक फ्रेश व्यू अगर आप ले सके तो बताइएगा, क्या ट्रेड है या छोड़े? हर्षिता जी देखिए, जिस तरह से पिछले 2 दिन में यहाँ पे बीडीएल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पिटाई हुई है, उसके बाद मुझे लगता है कि रिलीफ रैली आनी चाहिए। न्यूज भी है, तो मुंह कहां तक आएगा? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 848 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस रहेगा 830, तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, इसे ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड लेना। 830 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होगा। सामने इसका पहला टारगेट होगा 876 का, वो निकले तो फिर 900 तक का पुल बैक आ सकता है पोजिशनली। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:1 है, बट अगर ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ओके, तो स्टॉप लॉसेस के साथ ही काम करें। और स्टॉप लॉसेस मेरे ख्याल में मिड कैप में बतेरे ट्रिगर हो गए वीरू। 600 पॉइंट की गिरावट, अब फिर से बैक टू स्क्वायर वन। जो कल हमने देखी थी तस्वीर वही हो गया है। 1:10 का रेशियो, गिरने वाले शेयरों की संख्या 10 गुना ज्यादा है तेजी वाले ट्रेड्स के मुकाबले। अब देखिए किस तरह के स्टॉक्स की धुलाई हो रही है। वो सभी काउंटर्स जिनमें इस हफ्ते की शुरुआत या फिर पिछले हफ्ते खूब पैसा बना। जेके पेपर एक के बाद एक बड़े तेजी के कॉल्स आए, 7% गया। यूको बैंक, आईओबी 6% का नुकसान, सेंट्रल बैंक में 6% का नुकसान। आपका गार्डन रीच 5.5% नीचे। आरवीएनएल 5% के लोअर सर्किट पर आ चुका है। जोमैटो में लगभग 5% तक की गिरावट। इरकॉन, आईआरएफसी, बोरोसिल, अदानी विल्मर, फिनो पेमेंट, लिस्ट लंबी है।
बिकवाली बढ़ती है, हर टिक के साथ बिकवाली बढ़ रही है। स्टॉक था जो कि स्टार परफॉर्मर था हाँ। पेपर स्पेस में, आपको याद होगा। ट्यूसडे तक एक तो हाई इंटरेस्ट रिजीम जो होती है वैसे मिड कैप्स के लिए अच्छी नहीं होती है, और ऊपर से कोविड फियर। चलिए इन्हीं फियर्स और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के बीच में बातचीत करते हैं आज के खास मेहमान से। जी हाँ, CNBC आवाज की खास श्रृंखला जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं आउटलुक 2023 के लिए लेकर। इस क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं आशीष सोमैया, CEO व्हाइट ओक कैपिटल के। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सडनली अगर आप देखें सुर्खियां बदल गई हैं और चीजें बदल गई हैं। आज से करीब 20 दिन पहले हम इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों को लेकर अगर आप देखें सुर्खियों में थे, और भाई यूएस में क्या हो रहा है, कहां जाके रेट हाइक्स पॉज होंगे, भारत में क्या हो रहा है, बट सडनली दिस कोविड फियर्स आप कैसे रीड कर पा रहे हैं? आप लोगों ने चाइना से आ रहे स्टैट्स को देखा होगा, रीड किया होगा, अपने आप को उसी तरीके से अगर आप देखें पोजिशन भी किया होगा। ये कंसर्न्स कितने ज्यादा हैं और कितना डैमेज कर सकते हैं मार्केट्स में? वीरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए पिछले एक साल में कंटिन्यूसली अगर आप इंडिया का कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखें तो डीकपलिंग की बात होती है, हम लोग बाहर के माहौल से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके की बात होती है। और क्या है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अलग नजरिए से हमको इवेल्युएट करना चाहिए, और जब हमारी आर्थिक व्यवस्था और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बाहर के माहौल से अगर बेटर है तो वो अपनी जगह में हमको आउट परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, या अगर गिरे तो बाउंस बैक करने में हेल्प करेगा। लेकिन हमको कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर बाहर का मार्केट वीक है तो हम उससे बिल्कुल ही बचे रहेंगे। ऐसा शायद नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखिए जैसे पिछले साल अक्टूबर 2021 में हमने 18,490 के आसपास निफ्टी का पीक बनाया था। उसके बाद से इंडिया का कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक ही था, लेकिन अब आप देखिए जून 2022 में हम लोग 15,200 तक चले गए थे। तो जाहिर सी बात है वो बाहर के माहौल की वजह से था। और अभी भी जैसा आपने कोविड का जिक्र किया, तो इंडिया में ऐसा कोई, जैसे जो भी हम बड़े बड़े विश्लेषकों को सुनते हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स वगैरह से अभी पिछले 3 दिन में जो भी सुनने को मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि कोविड का इंडिया के साथ का जो रिलेशन है वो अलग स्टेटस पे है, और चाइना में जो चीजें हो रही है वो अलग सिचुएशन से निकल के आ रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट तो आखिर स्टॉक मार्केट है। अगर बाहर किसी तरीके का डर पैदा होता है तो हमारे यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट पे तो उसका असर पड़ेगा, भले एक्चुअल कोविड के आंकड़ों पे या आर्थिक व्यवस्था में उसका असर शायद कम ही नजर आए हमको। चलिए, तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा अभी तक हम अछूते हैं, तो शायद कभी भी जब भी पुल बैक लौटे या फिर लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज हो तो उसके लिए अगर आप देखें बाहर से सबसे शायद आगे ही खड़े होंगे। अच्छा आशीष जी, कुछ ऐसी पॉकेट्स उनके बारे में बात करते हैं जहां पे लोगों ने पैसा अच्छा बनाया, एंड स्पेशली आई मीन पोस्ट कोविड जो पेंटअप डिमांड थी उसने अगर आप देखें बिल्कुल स्थितियां ही बदल दी। हम कल एक होटल कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से ऑर्किड के बारे में बात कर रहे थे। क्या बतौर इन्वेस्टर अगर आप पिछले 1.5 साल 2 साल की रेंज में अगर होटल्स में काफी अच्छा पैसा बना चुके हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म में काफी अच्छा पैसा बना चुके हैं, तो क्या एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए इन फियर्स के बीच में? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ इंडियन होटल्स, आप लोग क्या करेंगे इस स्पेस में इस वक्त? तो हम लोग एक्चुअली वीरेंद्र जी, क्योंकि हम लोग थीमेटिक इन्वेस्टर या सेक्टोरल इन्वेस्टर है नहीं। अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको वाकई में करीब करीब हर सेक्टर का एक्सपोजर दिखेगा। लेकिन क्योंकि आपका सेक्टर, आपका सवाल सेक्टर्स को लेकर के है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूंगा कि देखिए अभी का जो, मुझे पहले मार्केट का जो सिचुएशन मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग काफी आउट परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी। जब से मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जब से डीकपलिंग वगैरह की बात हुई है तब से मैं थोड़ा मार्केट को लेकर के संकोच में आ गया था, क्योंकि ये डीकपलिंग वगैरह की बातें जो लोगों को कॉम्प्लेसेंट बना देती हैं। डीकपलिंग आर्थिक व्यवस्था में और सेक्टोरल परफॉर्मेंस में या कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में होता है, डीकपलिंग वाकई में शेयर बाजार में नहीं होता है। तो नाउ कम के भाई जहां पे पैसा बन चुका है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा लगता है अगले 3 से 6 महीने इस तरीके की ऊंच नीच लगी रहेगी। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, थोड़े दिन पहले हम 15,200 पे थे, बाहर का जो वातावरण वो ज्यों का त्यों है, लेकिन 15,200 से हम करीब करीब 19,000 पहुंच गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन ओवरड्यू था और ये करेक्शन अभी चल भी सकता है, और अगर बाउंस बैक भी कर ले
तो भी अगले 3-6 महीने में इस तरीके की ऊंच नीच लगी रहेगी, क्योंकि बाहर का जो न्यूज फ्लो है या बाहर का जो वातावरण है वो कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऊपर से चाइना के कोविड की जो चीजें हैं वो उसमें दुविधा को बढ़ा ही रही है अगर बाहर का वातावरण देखें। अब बात ये आती है कि जैसा आपने बताया जहां पे पैसा बना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा एक्साइटमेंट या ज्यादा एक्सूबरेंस नहीं बताना चाहिए। अगर कोई बहुत ओवर एक्सपोज है, बहुत उम्मीद से ज्यादा रिटर्न बन गया है, तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए उनको। और फिर जो कॉन्ट्रेरियन बेसिस या जो सेक्टर्स बहुत खराब किए हैं उसमें रोटेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करना जरूरी बन जाता है। ओके आशीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो नया पैसा इस समय आ रहा है, जो रिटेल निवेशक का नई अपॉर्चुनिटीज और नई इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए एडवाइस क्या है? इक्विटी में कितना आप लोग पैसा लार्जली कमिट करते देख रहे हैं, या फिर क्या इंक्वायरीज न्यू इन्वेस्टर्स की तरफ से डेट साइड के लिए भी बढ़ने लगी हैं, और क्या 23 में वो डेट एलोकेशन बढ़ सकता है? हर्षदा जी, एक्चुअली ब्याज दर इस कदर बढ़ गए हैं तो समझिए कि अगर हमारे यहाँ बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जहां पे हम लोग 2-3 महीने 6 महीने के बैंक सीडी और कमर्शियल पेपर वगैरह में पैसा लगाते हैं, उसका भी आप देखिए रिटर्न 3% से लेकर के 5.5-6% के रेंज में अभी आ गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसका लॉन्ग टर्म पैसा है या जिसको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए वो सारे के सारे भी 6% अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में लगाएंगे, ये मेरा कतई इंटेंशन नहीं है बोलने का। लेकिन बात यह है कि जब 3% वाला इंस्ट्रूमेंट भी 6% पे आ जाता है तो पीपल डोंट माइंड कि भाई ठीक है थोड़े टाइम पैसे रखे रहो। और मार्केट में तो वॉलेटिलिटी आप देख ही रहे हैं, बाहर का न्यूज को भी आप देख ही रहे हैं, तो कॉशियसनेस जरूर हमको नजर आती है पहली चीज, और कॉशियस होना भी चाहिए। उस बात से मैं उसको मैं रिपीट करूंगा। और एक चीज ये है कि अगर आप, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का या फंड फ्लो का आंकड़े ही देख लें तो आपको दो चीजें नजर आएंगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो 13,000 करोड़ SIP आता है, वो तो बरकरार है, लेकिन वो सारा सब कुछ गिनने के बाद भी अगर आप इंडस्ट्री का ग्रॉस इनफ्लो देखते हैं तो पिछले साल के पीक से लेके अभी तक ग्रॉस इनफ्लो में तो डिक्लाइन दिख ही रहा है आपको। और रिडेम्पशन जिस रेट से, इट्स पीपल्स मनी, तो रिडेम्पशन तो होते रहता है, तो रिडेम्पशन जिस रेट से हो रहा है उस रेट से हो रहा है, लेकिन इनफ्लोज ओवरऑल गिर गए। SIP वाले नहीं, बट नॉन SIP वाले जो फ्लोज हर महीने पैसा लगाते हैं लोग, उसमें डिक्लाइन है। तो कॉशियसनेस दिख रही है आपको। इनफ्लोज में एक तरीके का स्लो डाउन नजर आ रहा है आपको। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वहां पे थोड़े समय रुकने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इंटरेस्ट रेट तो ऊपर चले ही गए हैं। तो आई थिंक इवन फ्लोज, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को फ्लोज को भी लेकर अगले 3 से 6 महीने, जब तक क्या है कि मार्केट में एक डायरेक्शन नहीं आता है। देखिए आज ऐसा माहौल है कि 1 ईयर रिटर्न लोगों का करीब करीब 0 है। अगर आप स्मॉल मिड कैप वगैरह में हैं तो शायद नेगेटिव में है, तो रिटर्न बन नहीं रहा है, सामने मार्केट में अनसर्टनिटीज है, तो फ्लोज को लेकर के भी अगर स्लो डाउन है तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। फ्लोज को लेकर आप देखें स्लो डाउन तो है ही, आई मीन स्टैट्स बता ही रहे हैं, लेकिन सुमिया जब आप हमारे व्यूअर को राय क्या देंगे? आई मीन जो डायरेक्टली मार्केट्स को अप्रोच करते हैं या फिर आपके थ्रू जो मार्केट्स को अप्रोच करते हैं, आज से लगभग 20 दिन पहले वी वर एट ऑल टाइम हाई, सब कुछ ठीक था, लेकिन कोविड फियर्स ने आई थिंक, और बाजार को जब ये आभास नहीं हो पाया कि यूएस में रेट हाइक की जो प्रोसेस है वो पॉज की तरफ बढ़ रही है, जब बाजार को ये आभास नहीं हो पाया कि भारत में जो इंटरेस्ट रेट की हाइक है जो वो पॉज की तरफ बढ़ रही है, तब थोड़ी सी अनवाइंडिंग थी। अब हमें अपने SIP के साथ कैसे अप्रोच करना चाहिए अगले 1 साल को? देखिए थोड़ा सा आपने अर्निंग्स की बात करी, थोड़ा सा आपने हाई इंटरेस्ट रेट रेजिम की बात भी करी, तो मैं अब अपने SIPs के साथ कैसे अप्रोच करूं, और स्पेशली कैसे माहौल में जब रेट्स काफी हाई हैं, कौन सी थीम पे ज्यादा पैसा लगाने की एक कवायद होनी चाहिए आपकी? वीरेंद्र जी, जो SIP वाला है वो तो काफी सिंपल है। उसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि मैं जब डेटा देखता हूँ लंबे अरसे का, तो 30 इयर्स का अगर आप सेंसेक्स का देखिए, 30 इयर्स के पहले इंडिया क्लोज इकोनॉमी थी, तो ज्यादातर डेटा का जिक्र 30 इयर्स का ही होता है। सीधा सीधा शॉर्ट में एग्जांपल दूंगा मैं कि 30 इयर्स का सेंसेक्स का कंपाउंडिंग 12% है। अब मैं दर्शकों को एक पहेली देता हूं कि भाई अगर 30 इयर्स का सेंसेक्स का कंपाउंडिंग 12% है तो आप 12% से ज्यादा रिटर्न कैसे बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जब रिसेंट पास्ट का एवरेज 12 से बहुत कम है, तब जाकर के अगर आप पैसा लगाएंगे तो नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं एवरेज 12 से बहुत ज्यादा आएगा,
तब जाकर के लंबे अरसे का एवरेज टोटल 12 पे सेटल होता है। तो जो एसआईपी वाले इन्वेस्टर है उनके लिए तो नो ब्रेनर है कि एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। कभी ना कभी इस तरीके के मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, कभी ना कभी अगर आप, और दूसरा क्या है कि निफ्टी को देख करके अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। निफ्टी तो चलिए अच्छी बात है, करेक्ट हो ही रहा है, लेकिन अगर आप निफ्टी 500 स्मॉल कैप मिड कैप देखें तो ये इसमें काफी ज्यादा, इसमें तो पिछले एक साल में कोई परफॉर्मेंस आया ही नहीं है, बल्कि एक्चुअली नेगेटिव है। तो मार्केट में लोअर लेवल्स मिलेंगे, वॉलेटिलिटी होगी, वॉलेटिलिटी से रिटर्न में अल्टीमेटली इजाफा होगा हमारा या फायदा होगा, उसीलिए तो हम एसआईपी रेकमेंड करते हैं। तो जो एसआईपी वाले हैं उनको तो कुछ करना नहीं है, एक्चुअली एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। डिफिकल्टी हमेशा, डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी हमेशा उनके लिए होती है कि भाई जो आज पैसा लगा रहे हैं वो क्या करें। तो उनको मैं कहूंगा कि भाई आपकी कोई ट्रेन या बस मिस नहीं होने वाली है। पैसा आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, लिक्विड फंड में रखिए और अगले 6 महीने में बाहर का माहौल जैसे जैसे, क्योंकि एक चीज है कि यूएस में ब्याज दर बढ़ रहे हैं, वो ब्याज दर क्यों बढ़ रहे हैं, उनको महंगाई कंट्रोल करनी है। महंगाई कंट्रोल करने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं पे आर्थिक व्यवस्था उनकी मंदी में जाएगी, और जब आर्थिक व्यवस्था मंदी में जाती है तब फाइनली एक लेग डाउन या तब फाइनली शेयर बाजार में उसका परिणाम आपको अल्टीमेटली कहीं न कहीं पे नजर आता है। तो कोई ट्रेन बस मिस नहीं होने वाली है। पैसा लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखेंगे और अगले 6 महीने में, अच्छी बात यह है कि हम लोग यूएस में नहीं है, हम लोग अलग सिचुएशन में है और हमारी आर्थिक व्यवस्था उनकी आर्थिक व्यवस्था से काउंटर सिक्लिकल है। हमारा केवल शेयर बाजार पे परिणाम हमको थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो अगले 3-6 महीने में आहिस्ता आहिस्ता पैसा अगर इक्विटी में ड्रिप करेंगे और ये अगला 6 महीना अगर पार कर लेंगे तो अगले बहुत लंबा भी नहीं, 2 साल भी अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि काफी पॉजिटिव नतीजे निकलेंगे। तो उस लिहाज से अगर आपने एक बड़ा व्यू लेना है कि 2023 में आउट परफॉर्मेंस कहां से आती हुई दिखाई देगी, जहां पर शायद आप लोग अपना वेट बढ़ाना चाहेंगे, और एक सेक्टर जहां पर आपको लग रहा है नहीं मामला ठीक नहीं है, वेटेज फटाफट अब घटाना शुरू करें, ये कौन से 2 स्टैंड आउट सेक्टर्स होंगे? तो हर्षला जी, अगर आप 2023 की बात करें तो शायद मेरे पूरे कॉन्वर्सेशन से एक अनुमान लग गया होगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 मुझे नहीं पता है, मुझे लग रहा है इसी तरीके का चलेगा। शायद हम लोग यही कॉन्वर्सेशन 2-3 बार रिप्ले कर सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगले 6-9 महीने पार कर दें और फैग एंड और लेटर एंड ऑफ 2023 देखें तो शायद काफी सारी चीजों का जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कभी ना कभी ब्याज दर के पीक होंगे, कभी ना कभी यूएस की आर्थिक व्यवस्था मंदी में जाएगी, कभी न कभी शायद जियोपॉलिटिक्स में भी कुछ ना कुछ सेटल हो सकता है। तो अगले 3-6 महीने तो यही चलेगा, बट लेटर हाफ ऑफ 2023 शायद सिचुएशन बेटर होगी। तो आई एम मोर पॉजिटिव ऑन लेटर हाफ ऑफ 2023, ये बात। और दूसरी, आपने जैसे बताया कि सेक्टर्स, तो हमारे पोर्टफोलियो में सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन आई वुड जस्ट से कि जो सेक्टर्स में बहुत भारी गिरावट आई है, देखिए जैसे अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो 4%, 5%, 7% इस तरीके का अर्निंग डाउनग्रेड है। लेकिन आईटी कंपनीज को अगर आप देखें तो शेयर के दाम, मतलब इट इज बिकमिंग, सडनली बिकमिंग अ हेटेड सेक्टर एक्चुअली। तो ऐसा होता नहीं है, जब भी आर्थिक व्यवस्था में मंदी आती है तो 2-3 क्वार्टर न्यू ऑर्डर विन इस तरीके का स्लो डाउन होता है, बट फंडामेंटल्स डिसरप्ट नहीं होते हैं। तो आई थिंक ये एक सेक्टर देखना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखें तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंडस्ट्री है इंडिया का, जिसको हम नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल बोलते हैं, आई थिंक ये डेफिनेटली अगेन इट हैज बिकम हेटेड सेक्टर। या आप देखिए, इससे ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें और काफी समय से कोई मूवमेंट नहीं है। और तीसरा, जो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, क्योंकि अगले 3-5 साल में ये एक ऐसा एरिया है जहां पे काफी ग्रोथ आएगी। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आउटलुक 2023 आपने हमारे साथ शेयर किया, और आपको एक बार फिर से वर्ष 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं, और 2023 में आपकी खुद की हेल्थ वेल्थ और आपके निवेशकों की हेल्थ वेल्थ ऐसी ही बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को भी। थैंक यू वेरी मच आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट से दे लो आपकी स्क्रीन पे 17,919 निफ्टी, और अगर पिछले कुछ मिनटों के आप लॉसेस को देखें तो इट्स आईटी, जरा निफ्टी आईटी का प्लीज एक बार चार्ट लेके आइएगा, 28,353। तो यूएस मार्केट की कल के अगर आप देखें क्रैश और आई थिंक जो बिहेवियर था उसको अब हाथों हाथ लेता हुआ निफ्टी आईटी। और जनाब ये जो मिड कैप्स है ना, मिड कैप्स
एक्सट्रीम पेन में, और आपका जो मिड कैप इंडेक्स है करीब करीब 30,570 पे, याद रखिएगा इट्स हेडिंग टुवर्ड्स इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पेन और जो दैट इज, अगर प्लीज मार्केट ब्रेथ रखिएगा, सुबह मार्केट ब्रेथ वैसे ही खराब थी और अब वो थोड़ी सी और खराब होती हुई, और आई थिंक ये मिड कैप्स के जो नुकसान है वो उसी तरफ इशारा करते हुए। लुक एट मार्केट ब्रेथ 242, आई मीन लगभग आपकी स्क्रीन पर आप देखें 2639 शेयर इस वक्त डिक्लाइंस पे खड़े हैं। निफ्टी आईटी एट डे लो, बैंक निफ्टी एट डे लो, मिड कैप्स एट डे लो। राजेश पालवे जी, कोई कॉल है क्या आपके पास? वीरेन जी, केमिकल स्पेस में सीरियस सेलिंग दिखी है, जिसमें टाटा केमिकल रडार पे शॉर्ट साइड से ये 6th डे है जहां पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, और जिस तरीके की सेलिंग पूरी स्पेस में है, हमें लगता है टाटा केमिकल में यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है। स्टॉक में लोअर साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम करीब 885 रुपए तक के। शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 930 के आसपास, तो 885 880 तक की डाउन साइड हमें लगता है टाटा केमिकल में आते हुए दिख सकते हो। लॉन्ग साइड में फार्मा में, कैश सेगमेंट में सुवेन फार्मा का सेटअप अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के वीकली चार्ट बने, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम बना सकता है ड्यूरिंग द डे। 501-2 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें 525-530 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 494 के आसपास। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पे रखी, मार्केट्स स्टिल एट डेज लो ट्रेजेक्टरी, लेकिन ज्यादातर लॉसेस अब मिड कैप्स में आते हुए। फिलहाल एक ब्रेक, और 10 के दमदार ट्रेड को यहीं कर आप समाप्त करते हैं। आपसे ब्रेक के बाद नीरज जी मिलेंगे और ट्रेडर्स हॉटलाइन की होगी शुरुआत। आपके प्रश्नों के जवाब छोटे से ब्रेक के बाद।